अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। भाई आज की इस वीडियो के अंदर नस के नेट नंबर 1 2026-2025 के 25 नवंबर के तमाम क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के ऊपर मूव कर रहे होंगे। आज की वीडियो बेतहाशा इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हम लोग 2025-26 के नस के नेट नंबर 1 के जितने मैथ्स के क्वेश्चंस आए, और मेरी कोशिश होगी साथ साथ जो इंग्लिश के, फिजिक्स के, दूसरे सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी आपको बता दूं, मगर मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत सारे पेपर्स मेरे पास कल की लास्ट शिफ्ट के और आज के दिन के बच्चों ने बताए और भेजे। अच्छा, इनमें से एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी रिसेंटली हमने 4-5 बच्चों के पास देखा, डेट वाज रिगार्डिंग द एसेंट्रिसिटी ऑफ द अर्थ के हवाले से। तो भाई सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन से अपनी बात का आगाज कर लेते हैं कि भाई एक क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों के पेपर के अंदर आ रहा है अभी रिसेंटली, ये कौन सा क्वेश्चन है? इसका नाम है अर्थ की एसेंट्रिसिटी के हवाले से। तो भैया अर्थ की एसेंट्रिसिटी का एमसीक्यूज आपके पेपर के अंदर भी आ सकता है, इसको अपने जहन में रखिएगा। देखो एक चीज जहन में रखिएगा, अगर कभी भी आपसे सर्कल की एसेंट्रिसिटी पूछी जाए तो सर्कल की एसेंट्रिसिटी होती है 0, क्योंकि सर्कल एक गोल शेप है, सही है। जबकि जब कभी पैराबोला की एसेंट्रिसिटी पूछी जाए तो ये बराबर होती है 1 के। इलिप्स की अगर कभी भी एसेंट्रिसिटी पूछी जाए तो इलिप्स की एसेंट्रिसिटी की कंडीशन ये होती है कि इलिप्स के केस के अंदर जो इलिप्स की एसेंट्रिसिटी होती है ये हमेशा 0 से बड़ी होती है मगर 1 से छोटी होती है। जबकि हाइपरबोला के केस के अंदर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। तो कॉनिक्स के अंदर तो 4 तरह के कॉनिक्स आपके आ रहे हैं, उनके अंदर ये सिस्टम आ रहा है कि सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 है, पैराबोला की एसेंट्रिसिटी आपके पास 1 के बराबर है, इलिप्स की एसेंट्रिसिटी आपके पास 0 से बड़ी मगर 1 से छोटी है, जबकि हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है। अगर आपसे अर्थ की एसेंट्रिसिटी पूछी जाए तो भाई अर्थ गोल नहीं होती, अर्थ आपके पास जो है 100% राउंड शेप के ऊपर नहीं एग्जिस्ट करती। सिमिलरली जो अर्थ जो अपना डिस्टेंस ट्रेवल करती है अराउंड द सन, वो भी गोल दायरे में नहीं करती बल्कि एलिपॉइड स्ट्रक्चर के ऊपर करती है। इसीलिए आपके पास जो अर्थ की एसेंट्रिसिटी होती है वो 0 के बराबर नहीं होती, वो एग्जैक्टली 0 कभी भी नहीं होती। उसका एक डायरेक्ट नंबर है, और डायरेक्ट नंबर आपको याद होना चाहिए, थ्योरेटिकल चीज है। नहीं तो फिर आप बैठ के पहले जो उनका पेरिफेरल डिस्टेंस होता है उसको बैठ के कैलकुलेट करो, बट वो आपके लेवल के ऊपर नहीं है। तो आपको डायरेक्टली अर्थ की एसेंट्रिसिटी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि अर्थ की एसेंट्रिसिटी किसके बराबर है। भाई ये बराबर होती है 0.0167 के अराउंड। तो इसका एक आसान तरीका अगर मैं आपको बताऊं, आप ये लॉजिकली इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं थी। आपको बच्चों से जो हमने कंफर्म करा, नीचे 4 ऑप्शंस गिवन थे अर्थ की एसेंट्रिसिटी के। एक ऑप्शन था 0, एक ऑप्शन था 1, एक ऑप्शन था आपके पास 0.016 और एक ऑप्शन था नन, सही है, या कैन नॉट डिटरमाइंड, एक ऑप्शन था कैन नॉट डिटरमाइंड। तो अक्सर बच्चों ने नॉट डिटरमाइंड कैलकुलेट कर दिया, अब या फिर बहुत सारे बच्चों ने 0 पे टेक कर दिया। भाई ये तो साइंटिफिक फैक्ट है ना, आप बचपन से कभी ना कभी आपने एचबीओ को चैनल देखा होगा, तो आपको ये बात कहीं ना कहीं साइंस के अंदर आपने पढ़ी होगी कि अर्थ एग्जैक्टली राउंड नहीं है। तो जो एग्जैक्टली राउंड शेप होती है वहां पे आपका सेमी मेजर और सेमी माइनर हमेशा बराबर होता है। तो उस केस के अंदर आपके पास, उस केस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि आपके पास एसेंट्रिसिटी 0 होती है, बट वो तो नहीं है। और पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1 होती है, वो भी केस नहीं है। तो खाली वो कंडीशन जो कि 0 और 1 के दरमियान होगी वो करेक्ट आंसर होगा। नॉर्मल सी लॉजिक थी यार, इसको तो मतलब रट्टे मारने की जरूरत भी नहीं थी। ये नस जानबूझ के इस तरह के क्वेश्चन देता है कि बच्चा वहां पे कंफ्यूज हो जाए। अच्छा भाई, फाइनली अब अपनी आज के एक और पेपर के ऊपर मूव करते हैं। आज की क्लास के अंदर जो हमारे पास 25 नवंबर के दिन मैथ्स के क्या क्वेश्चंस पूछे गए। अच्छा, इंग्लिश के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी आप देख सकते हो भाई, इंग्लिश वालों को मैं रिपीट नहीं कर रहा, ये आप खुद से बैठ के इन्हें कवर कर सकते हो। पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एग्जामिनर कहता है कि अगर cos थीटा बराबर है नेगेटिव के 4/5 के, और अगर थीटा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर, तो बताइए 2 थीटा की वैल्यू, 2 थीटा कहां पे लाई करेगा। कोई मसला नहीं है भाई, यानी कि आपको सिंपल यहां पे सबसे पहले एंगल कैलकुलेट करना है, सही है ना। तो एग्जामिनर कह रहा है कि cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव का 4/5 है, तो थीटा क्या होगा। अब आप देखो थीटा कैसे निकालोगे। अच्छा, बाय द वे आसान तरीका क्या है, आसान तरीका ये कि भाई मुझे साफ तौर पे दिख रहा है cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव के अंदर आ रही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, और हमें ये बात भी मालूम है कि फोर्थ क्वाड्रेंट cos का अपना होता है, तो वहां पे तो cos पॉजिटिव होना चाहिए था। ना तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये बात तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि ये जो भी थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है उसके ऊपर ना तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है ना ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, क्योंकि फर्स्ट के ऊपर सब पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ के ऊपर cos पॉजिटिव होता है। यहां पे एग्जामिनर कह रहा है, खुद उसने आगे बता दिया कि भाई थीटा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अच्छा, तो आगे कहता है इन विच क्वाड्रेंट डज द 2 टाइम्स ऑफ थीटा विल लाई। देखो बेटा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर कह रहा है कि cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर है। भाई यहाँ पे 2 तरह के कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव का 4/5 है, तो cos को जब दूसरी तरफ भेजोगे तो ये वहां पे जाके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos इनवर्स नेगेटिव का 4/5, सही है। और हमें ये बात मालूम है कि cos इनवर्स में कभी भी नेगेटिव की अगर वैल्यू आ जाए तो ये बराबर होता है किसके, पाई माइनस के cos इनवर्स थीटा के।
तो पाई यानी कि 180 माइनस का कॉस इनवर्स 4/5, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है भाई, नेगेटिव की वैल्यू थी ना, तो कॉस इनवर्स में कभी भी नेगेटिव आ जाए तो वहां पे हम एक कंडीशन को अप्लाई करते हैं, पाई माइनस का कॉस इनवर्स जो भी आपका इनपुट हो, पाई माइनस का कॉस इनवर्स 4/5 आ जाएगा। अब 4/5 क्या होता है, 4/5, 4 को अंदर रखो, 5 को बाहर रखो, छोटा नंबर है, डेसिमल लगाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो 5 8 दैट इज 40, 0.8 आ गया, यानी कि ये आ गया 180 माइनस का cos इनवर्स 0.8। अब आप खुद देखो cos इनवर्स 0.8 क्या होगा। हमें ये बात मालूम है कि आपके पास सिंपल तरीके से जो cos सिंपल तरीके से 0 डिग्री होता है, cos 0 डिग्री किसके बराबर होता है 1 के। सिमिलरली cos 30 डिग्री बराबर होता है किसके, √3 डिवाइडेड बाई 2 के। और देन हमारे पास सिंपल तरीके से cos 45 बराबर होता है किसके, 1/√2 के। ऐसा ही है, तो भाई आपके पास cos √3/2 का मतलब क्या है, 0.86 के अराउंड होना, और cos 45 का मतलब होता है 0.707 का होना। तो अब ये देखो, ये बेसिक लॉजिक का कॉन्सेप्ट है कि भाई मेरे पास cos इनवर्स 0.86 बराबर होता है 30 डिग्री के, जबकि cos इनवर्स 0.7 बराबर होता है 45 डिग्री के। तो 0.8 जो है ये 30 डिग्री के काफी करीब है। ऐसे है ना भाई, 30 डिग्री के बहुत करीब है, ये 30 डिग्री के हद से ज्यादा करीब ये मौजूद होगा। तो जाहिर सी बात है हमारे पास, यानी कि अगर मैं 30 डिग्री मान के भी चलूं, अगर आप 180 में से 30 को माइनस करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, 180 में से अगर आप 30 को माइनस करते हो तो ये सिंपल आएगा 150 के अराउंड। तो बेटा देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल तरीके से ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे 0.8 को मैं 30 डिग्री भी मान लूं तो सिंपल 180 माइनस का 30 क्या हो जाएगा, 150 के बराबर, यानी कि मेरे पास थीटा की वैल्यू होगी 150 के बराबर। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 150 के बराबर। देखो यहाँ पे हमारे पास सिंपल तरीके से 150 डिग्री आ गया, 150 आपकी थीटा की वैल्यू, जब 2 टाइम्स ऑफ थीटा करोगे तो 300 आएगा, और 300 270 से आगे लाई करेगा जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। दैट्स द रीजन कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे होना चाहिए। अक्सर बच्चे थर्ड क्वाड्रेंट पे लगाकर आ जाएंगे, ये बेसिक लॉजिक है भाई। यहाँ पे दो तरह के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर रहे थे आप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है इन विच क्वाड्रेंट डज 728 डिग्री लाइज। अब देखो एग्जामिनर कह रहा है तुम्हारे पास 728 कहीं पे लिखा हुआ है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो 728 चूंकि 360 से बड़ा है तो उसमें से पहले 360 माइनस करवाओ, 8 बचेगा। ये 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, फिर 6 में से 3 निकालोगे तो 3 बचेगा, 368। अभी भी ये 360 से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो इसमें से मजीद 360 को माइनस करोगे तो 8 का 8, 6 में से 6 क्या, 0, यानी कि 8 डिग्री बच रहा है। यानी कि 728 डिग्री के अंदर 2 दफा कंप्लीट रोटेशन हो रही है। देखो एक कंप्लीट रोटेशन जो एंगल की होती है 360 डिग्री पे होती है, तो 728 में 2 दफा कंप्लीट रोटेशन हो रही है, खाली 8 डिग्री बच रहा है। तो 8 डिग्री कहां पे लाई करेगा, पहले क्वाड्रेंट के ऊपर ही लाई कर रहा होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा। अगर आपके पास एक ट्राइंगल आ रहा है, उसके अंदर आपके पास 3 ट्राइंगल्स आ रहे हैं छोटे। सबसे पहले तो भैया आप खुद देखो, ये जो आपके पास ट्राइंगल आ रहा है, ये इस ट्राइंगल की कंप्लीट साइड की वैल्यू 1 के बराबर है, तो हाफ क्या होगी, हाफ होगी आपके पास 1/2 के बराबर। इधर भी जो हाफ होगी ये होगी आपके पास 1/2 के बराबर, सही है। और ये तीनों चूंकि सिमिलर ट्राइंगल होंगे तो मैं सिर्फ एक ट्राइंगल को पहले वर्किंग कर लेता हूँ। एक ट्राइंगल पर अगर मैं वर्किंग करूं तो भी मुझे पता है ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। तो इस वाले ट्राइंगल का जो बेस आ रही है ये आ रही है 1/2 के बराबर, और एल्टीट्यूड यानी कि हाइट भी आ रही है 1/2 के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 2 × 2 × 2, ये बन गया सिंपल 1/8 के बराबर। यानी कि इस एक ट्राइंगल का जो एरिया आपके पास आ गया, ये आ गया 1/8 के बराबर। अब चूंकि तीन ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे, तो 3 एरियाज निकालने, तो सिंपल 3 को आप 1/8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर क्या होगा, 3/8 के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हम लोग नस के जो अभी नेट नंबर 1 के पुराने पेपर से उनमें सॉल्व कर चुके हैं। मैंने कल की परसों की वीडियो में करवाया था कि अगर साइड ऑफ द स्क्वायर आपके पास आ रहा है 2 यूनिट्स के बराबर, तो जाहिर सी बात है भैया डायमीटर आपका बन गया, तो इसका आधा क्या होगा, इसका आधा आपके पास रेडियस होगा 1 यूनिट के बराबर। तो आप सिंपल तरीके से एरिया ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट कर सकते हो। सर्कमफेरेंस का क्वेश्चन भी सेम इस तरह का आ रहा है, 2πr के ऊपर सॉल्व हो जाएगा। फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन अब अभी आपके सामने मौजूद है, आप उसको पढ़ सकते हो। अच्छा, एक और क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि भाई तुम्हारे पास एक क्वेश्चन था कि आपके पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की हाइट आ रही है। अच्छा, ये जो बिल्डिंग, अच्छा पहले नंबर के ऊपर तो एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है मैथ्स का ही कि भाई स्लोप ऑफ AB इज A एंड स्लोप ऑफ AB इज A एंड C इज 6, स्लोप ऑफ AB। अच्छा, A से लेके B का स्लोप आपको गिवन है A के बराबर, और C से लेके D का स्लोप आपको गिवन है 6 यूनिट्स के बराबर। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होगी। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे 6 लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, बट देखो अगर तो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तो परपेंडिकुलर लाइंस के अंदर द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू -1। अगर लाइन 1 का स्लोप A के बराबर है और लाइन 2 का स्लोप 6 के बराबर है, तो सिंपल तरीके से A की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो A की वैल्यू नेगेटिव का 1/6 आएगी।
अब डिपेंड करता है क्वेश्चन की लॉजिक क्या गिवन है, सही है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन था कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग है 120 मीटर के बराबर, सन मेक्स 45 डिग्री विद द हॉरिजन, व्हाट इज द शेडो। देखो शेडो तो आपके पास ये बेस आपको कैलकुलेट करनी है, वो तो नॉर्मल है, बट अगर सन क्रिएट कर रहा है 45 डिग्री तो माइट बी पॉसिबल एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की जा रही है, सही है ना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शेडो, तो भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो कौन सा एंगल होता है, हमेशा याद रखिएगा। मैं एक चीज आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, हमारे पास दुनिया में दो तरह के एंगल्स होते हैं, एक कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। वो एंगल जो नीचे से ऊपर की जानिब बने उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, वो एंगल जो ऊपर से नीचे की जानिब बने उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं। अल्टीमेटली बनता आपका एंगल नीचे से ही है भाई, क्योंकि जेड थ्योरम के जरिए एंगल ऑफ डिप्रेशन भी नीचे से फॉर्म हो रहा होता है, मगर डिप्रेशन वो होता है जो ऊपर से बन रहा है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। अगर एग्जामिनर कहता है कि सन मेक्स 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन, हॉरिजॉन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर तो ये एग्जामिनर कह रहा है कि 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन से बना रहा है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अकॉर्डिंग टू जेड थ्योरम जो एंगल यहाँ बन रहा होगा वो एंगल यहाँ पे भी बनेगा, तब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आप कैसे इस्तेमाल करोगे, सिंपल, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास, ये बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग स्ट्रेट होती है, कभी टेढ़ी बिल्डिंग देखी है जिंदगी में, नहीं देखी होगी बेटा, तो सीधी बिल्डिंग नहीं देखी होगी आपने। तो भैया सिंपल, आप यहाँ पे थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज होता है और ये बेस होता है, तो आपको बेस निकालनी, क्योंकि आपको शेडो निकालना है ना, लेंथ ऑफ द शेडो, शेडो आपको बेस पे मिल रहा होगा। तो आप सिंपल यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक, तो मैं सिंपल टेंजेंट 45 इज इक्वल टू पेंटेड यानी कि 120 और बेस का बेस आ गया, तो बेस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 का 120 टेंजेंट 45 1 के बराबर होता है, सिंपल 120 आ जाएगा आंसर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एग्जामिनर कहता है एक और क्वेश्चन में, कार गोज अप ऑन द स्लोप, कार जा रही है एक स्लोप के ऊपर, एक गाड़ी है छिक छिक करते हुए स्लोप पे जा रही है और वो एंगल क्रिएट कर रही है 30 डिग्री का या 60 डिग्री का, और जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो पर्टिकुलरली कवर अप हो रहा है, द डिस्टेंस वाज गिवन, लेट्स सपोज 5 यूनिट्स का डिस्टेंस वो कवर कर रही है, सही है। नहीं, ये ऐसे होगा, अगर एक गाड़ी है और वो गाड़ी स्लोप के ऊपर चढ़ रही है, अपवर्ड जा रही है और 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, किससे 30 डिग्री, स्लोप किससे बनता है, कभी घर के बाहर थड़ा देखा है आपने बेटा, घर के बाहर जो थड़ा होता है जमीन से उठता है ना भैया, तो लेट्स सपोज जमीन से ऊपर की जानिब स्लोप है कोई, तो वहां पे 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, उसने कहा एंगल याद नहीं है उसे, मगर उसने पूरा क्वेश्चन बता दिया है। तो वो कह रहा है कि भैया हाउ हाई डज द कार रीच एट दैट पॉइंट, तो इस पॉइंट के ऊपर कितना हाई गई है, तो ये आपकी हाइट हो गई, और आपको यहाँ पे गाड़ी जो गई है ना इसने कितना डिस्टेंस कवर करा है वो गिवन है, लेट्स सपोज 10 यूनिट्स का डिस्टेंस कवर करे, अगर तो ऊपर की जानिब का डिस्टेंस गिवन है तो यानी कि आपको ये डिस्टेंस गिवन है फिर, तो ये आपकी थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर के सामने आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है और ये बेस होता है। तो अगेन ये पाइथागोरस थ्योरम पे सॉल्व करोगे, सम पीपल हैव, तो साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, साइन 30 इज इक्वल टू, क्योंकि परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है हाइट को, और चूंकि ये ऊपर की जाने गई है, जो डिस्टेंस इसका वो होगा जिस डायरेक्शन पे जा रही है, क्योंकि अगर इस स्लोप की डायरेक्शन पे जा रही है तो स्लोप के अकॉर्डिंग आपका डिस्टेंस कैलकुलेट होगा ना, तो वो आपका हाइपोटेन्यूज था, तो सम पीपल आपके पास हाइट थी और हाइपोटेन्यूज आपका 10 था, तो सिंपलीफाई कर लो कि आंसर आ जाएगा। देखो उसने यहाँ भी वही फॉर्मूला अप्लाई किया जो मैंने आपको बात बताई थी, इसका मतलब उसने आपको हाइपोटेन्यूज वो दिया हुआ था, मैंने अभी देखा नहीं था, मैंने अभी देखा इसको। तो भाई यहाँ पे देखो इस बच्चे ने भी साइन थीटा का फॉर्मूला बताया हुआ है, अच्छा मैंने बाखुदा देखा नहीं था, मैंने तो खाली जो आपको यहाँ पे मुझे वर्ड प्रॉब्लम गिवन था मैंने उसके ऊपर ही आपको बताया, बट वो चीज वहीं पे देखो गिवन है, ये तमाम चीजें हमने इसलिए आपको बैजेस में पढ़ाई भी होती हैं। खैर अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज द कॉस इनवर्स 0.51 अप्रोक्सीमेटली। अब ये मजे की चीज है, देखो मैंने आप लोगों से क्या कहा था भाई, कॉस का टेबल अपने जहन में होना चाहिए, तो मेरे प्यारे बच्चों कॉस जो होता है ना 0 डिग्री पे आंसर क्या देता है 1 का, सिमिलरली 30 डिग्री पे आंसर देता है किसका √3/2 का, 45 डिग्री पे आंसर देता है आपको अल्लाह भला करे 1/√2 का, और 60 डिग्री पे आंसर देता है आपको सिंपल तरीके से 1/2 का, एंड देन मेरे पास सिंपली आंसर जो देता है 90 डिग्री के ऊपर वो आंसर देता है 0 का, तो 1 का 1 √3/2 का मतलब होता है 0.86 और 1/√2 का मतलब होता है 0.707, 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 90 डिग्री का मतलब होता है आपके सॉरी 0 का मतलब 0 ही होता है। तो अब इनवर्स के अंदर अपोजिट टेबल पढ़ते हो ना, तो cos इनवर्स 1 किसके बराबर है 0 के, cos इनवर्स 0.86 के बराबर है 30 के, 0.707 किसके बराबर है आपके पास 45 के, 0.5 के ऊपर क्या होता है 60 डिग्री मिलता है। अब यहाँ पे देखो एग्जामिनर क्या कर रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे तुम्हारा जो एंगल इंक्रीज हो रहा होता है तुम्हारी वैल्यू छोटी हो रही होती है। जरा लॉजिक यहाँ पे समझो कि जैसे जैसे तुम्हारा एंगल क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, कॉस के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है आपका, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा होता है आपकी वैल्यू उतनी छोटी होती जाती है, सही है।
तो अगर मेरे पास यहाँ पे 0.51 गिवन है तो मेरा एंगल क्या होगा, मजीद छोटा होगा ना भाई। मैं जैसे जैसे मेरा एंगल इंक्रीज होता है वैल्यू क्या होती है, वैल्यू कम होती है। खुद देखो जैसे जैसे तुम्हारा एंगल आगे की जाने बढ़ रहा है, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, तुम्हारी जो न्यूमेरिक वैल्यू जो आंसर में आती है वो छोटी आती है। तो cos 60 का जो आंसर होगा वो जाहिर सी बात है क्या होगा, वो तुम्हारे पास और उसके दरमियान। तो भाई देखो जैसे जैसे तुम्हारा एंगल आगे बढ़ रहा है तुम्हारी वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। तो अगर एग्जामिनर मुझसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास क्या हो रहा है, तुम्हारे पास यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ आ जाए, अल्लाह भला करे क्या चीज, 0.51। अब 0.51 क्या है, 0.51 जो है वो आपके पास पर्टिकुलरली मैं आगे की जानिब जा रहा हूं, तो मेरा एंगल क्या होगा, मेरा एंगल पीछे की जानिब जाएगा ना, नॉर्मल सी मैथ से भाई। तो 0.51 के ऊपर आपका एंगल क्या होगा, 58 डिग्री होगा या 59 होगा या 57 होगा, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि भैया जैसे जैसे न्यूमेरिक वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंगल अपोजिट वे में जा रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है न्यूमेरिक वैल्यू कम होती जा रही है, न्यूमेरिक वैल्यू कम हो रही है ना, जब एंगल को आप बढ़ावा दे रहे हो, एंगल जितना बड़ा होगा, एंगल लेट सपोज मेरे पास अगर 65 आ जाए तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, यानी कि 0.4 0.3 समथिंग जो भी होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे सेम काम हो रहा है। तो दैट्स द रीजन कि आपका आंसर क्या होगा, आंसर 59 डिग्री आ रहा है यहाँ पे देखो। अच्छा अब देखो हमारे पास एक और बच्चे ने अपने नस्ट के पेपर को शेयर किया, और यहाँ पे तो खैर माशाल्लाह से इन्होंने पूरा का पूरा इनके पेपर में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन भरा हुआ था। इन्होंने 100 क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन को शेयर किया इस बच्चे ने। और पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आ रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर हमेशा हमारे पास दुनिया में होता है हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि कितना बड़ा डेरिवेटिव वहां पे लिया गया है वो हमारा ऑर्डर होता है। दो चीजें ध्यान में रखिएगा। और डिग्री क्या होती है, जो भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है ना उसको हम डिग्री कहते हैं। लेट सपोज अगर कहीं पे लिखा हुआ आ जाए आपके पास डी स्क्वायर वाई और नीचे डिवीजन में आ जाए डी एक्स स्क्वायर, प्लस के साइन के बाद कहीं पे लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, तो अगर मैं आपसे पूछूं आपका ऑर्डर क्या होगा, तो भाई ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कितना बड़ा डेरिवेटिव लिया हुआ है। अच्छा अक्सर बच्चों को एक बेसिक बात भी नहीं पता होती कि भाई डेरिवेटिव के अंदर लेट सपोज कहीं पे डी वाई बाई डी एक्स है, अगर आप इसमें एक और दफा जब डेरिवेटिव लोगे ना बेटा तो होगा क्या, ये बन जाएगा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, इन दोनों टर्म्स में से किसका बड़ा ऑर्डर है, भाई आपके पास 2 टाइम्स डेरिवेटिव जो हुआ है वो आपका ऑर्डर क्या होगा, यानी कि ऑर्डर आपका होगा 2 के बराबर। और डिग्री किसके बराबर होगी, डिग्री 1 के बराबर होगी, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी होल पावर को देखा जाता है। लेट सपोज मैं कहता हूं कि एक क्वेश्चन आ रहा है आपके पास फॉर एग्जांपल डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स क्यूब, होल पावर के अंदर कुछ भी नहीं है, फिर आगे आ रहा है प्लस का डी स्क्वायर वाई और नीचे डिवीजन में आ रहा है डी एक्स स्क्वायर, और आगे आ रहा है आपके पास लेट सपोज डी वाई की पावर 5 और नीचे आ रहा है डी एक्स की पावर 5। अगर मैं अब आपसे, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आया नस्ट में, मैं आपसे पूछूं यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, अक्सर बच्चे बोलेंगे 5 होगा। पहली बात तो ये कि बेटा डेरिवेटिव ही नहीं है भाई, डेरिवेटिव के अंदर डी पे पावर होती है, याद रखिएगा, क्योंकि जब डी डी से मल्टीप्लाई होता है डी स्क्वायर बनता है, और नीचे डी एक्स से मल्टीप्लाई होता है डी एक्स स्क्वायर बनता है। ये तुम्हारे पास, ये तुम्हारा डेरिवेटिव ही नहीं है भाई, डेरिवेटिव सिर्फ ये 2 आ रहे हैं। तो इसमें ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर आपका 3 का है। ऑर्डर क्या आ रहा है, ऑर्डर 3 का आ रहा है। और आपके पास यहाँ पे डिग्री क्या होगी, डिग्री कहते हैं जो भी सबसे बड़ा हाईएस्ट पावर ऑफ ऑर्डर जो होता है आपका, जहां पे सबसे ज्यादा आपका डेरिवेटिव लिए गए होते हैं उसकी जो होल पावर होती है, इस केस में क्या है वो 1 के बराबर है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि भैया log 3 टाइम्स log बेस 3x का डेरिवेटिव बताइए। तो भैया log बेस 3x का डेरिवेटिव कैसे लोगे, इसको सिंपल तरीके से आप ब्रेक डाउन करवाओगे। तो लॉगरिथम का डायरेक्टली डेरिवेटिव में फॉर्मूला नहीं होता, तो आप इसको पहले ln की फॉर्म में ब्रेक करोगे, तो ऊपर वाले फंक्शन को अलग ln के साथ लिखोगे, नीचे वाली बेस को अलग ln के साथ लिखोगे। अब इसका डेरिवेटिव लोगे तो 1/ln3 चूंकि कांस्टेंट है पहले आ जाएगा, और ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भैया sin x प्लस cos x, तो बताइए इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो भैया सिंपल तरीके से इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल है भाई। अगर एग्जामिनर कह रहा है 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान ये एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो भाई आपके पास चूंकि ये क्वेश्चन जो आ रहा है ये आ रहा है sin x प्लस cos x, ये हमेशा एक जैसे ही रहेगा, क्योंकि जब इसका 1 टाइम डेरिवेटिव लोगे तो sin x cos x बन जाएगा, cos x sin x बन जाएगा। डबल डेरिवेटिव लोगे फिर भी चेंज नहीं होगा, तो ये एक साथ ही बनता जाएगा, सही है ना। फिर जब एक्सट्रीम कंडीशन अप्लाई करोगे तो f प्राइम x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। तो इसीलिए इसको सॉल्व करने का फिर पैटर्न क्या होता है कि आपने जैसे यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1 करके सपोज किया, तो मैक्सिमम के लिए हम कंसीडर करेंगे 1 प्लस के 1 का स्क्वायर, तो वो बन जाएगा हमारे पास √2 और एक दफा माइनस का √2। तो प्लस का √2 जो होगा मैक्सिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वाली नेगेटिव के √2 के ऊपर होगी। एक और क्वेश्चन जो आया था इसमें एग्जामिनर कहता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और क्वेश्चन गिवन था 1 प्लस का 1/x और नीचे आ रहा था 1 माइनस का 1/x, सही है ना। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है।
भाई इसको सॉल्व कैसे करोगे? अगर इसका डेरिवेटिव लेना है तो पहले आप यहाँ पे इस कंप्लीट टर्म को फ्रैक्शन ले लो, तो नीचे x का x आ गया, x वन जार इज x प्लस का 1। सिमिलरली नीचे भी अगर आप एलसीएम ले लोगे, x वन जार 1 और माइनस का 1 इट इज, तो x से x कट गया, ऊपर अब फाइनली आपके पास आ गया x प्लस 1 x माइनस 1। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे? सिंपल डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला, तो नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा, नीचे वाली टर्म को नीचे एक दफा लिखोगे, फिर ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लोगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का साइन, और जिस टर्म का आप डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एडिट रहने दोगे, जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया उसको अप्लाई कर दोगे, तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 के बराबर। तो भैया इसको सिंप्लीफाई करवा दीजिए, तो ऊपर से ब्रैकेट्स को ओपन कर दोगे तो x माइनस का 1 एडिट इज नेगेटिव का x और नेगेटिव का 1, तो ये x से x कट गया, और नीचे मेरे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर एडिट, तो नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व भी किया हुआ बच्चे ने, तो मैं साथ साथ आपको वो भी दिखाई देता हूँ। तो यार टाइम चूंकि कम है तो मैं काम करता हूँ, आप इन्हीं को देख सकते हैं। जैसे कि ln e की पावर 3x आ रहा है, अक्सर बच्चे इसको गलत सॉल्व कर देंगे, तो भाई इसको सॉल्व कैसे करोगे? बहुत सिंपल है यार ये क्वेश्चन। ln e की पावर में जब 3x आ रहा है तो भाई ln की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर कभी भी दुनिया में किसी भी टर्म के ऊपर कोई पावर एग्जिस्ट करती है और उससे पहले ln आ जाए तो वो पावर पहले आ जाती है, ln सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म पे अप्लाई हो जाता है। तो बेटा ये 3x जो आ रहा है पहले आ जाएगा, ln सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म पे अप्लाई हो जाएगा, तो ln e तो 1 के बराबर होता है, सिंपल 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि cosec x पावर में 3/2 इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो cosec x पावर 3/2 का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर फॉर्मूला, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे, तो भैया cosec को शॉर्ट फॉर्म होती है CSC, सही है। तो 3/2 माइनस का 1 क्या होगा? 3/2 माइनस का 1, क्योंकि पावर फॉर्मूला अप्लाई करो ना, पावर पहले आएगी, पावर में से माइनस करके लिखोगे तो बन जाएगा सिंपल तरीके से 3 में से 2 गया, 1 बचेगा तो 1/2, तो ऊपर आ जाएगा 1/2। फिर आगे जाके आप cosec का डेरिवेटिव लोगे, cosec का डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव का cosec इनटू cot, सिंपल तरीके से आंसर आ गया, और जो पावर में 1/2 था वो रूट की फॉर्म में चला गया। सिंपल इज दैट। क्या मुश्किल बात है भाई, नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है e की पावर -5 का 4 टाइम डेरिवेटिव। देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक बड़े मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं, कहीं पे भी सिंपल ई क्या होता है? सिंपल ई एक कांस्टेंट है, सिंपल ई की दुनिया में कोई हैसियत नहीं है, सिंपल ई जो होता है कांस्टेंट होता है, रिमेंबर दिस थिंग। तो भैया अगर कभी भी आपके पास ई की पावर में कोई फंक्शन होगा ना तो वो आपके पास नेचुरल एक्सपोनेंट होता है, बट अगर सिंपल ई कहीं पे लिखा हो तो एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, जैसे 10 दफा अप्लाई कर दो। एक और क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव बताना था। तो भाई ये क्वेश्चन भी आज के पेपर में आया। तो टेंजेंट इनवर्स x की पावर में क्या है? अंडर रूट, तो अंडर रूट को जब रिमूव करोगे तो पावर में हाफ आएगा, सिंपल पावर फॉर्मूला, पावर को पहले लिखोगे फिर पावर में से एक माइनस करके लिखोगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव का हाफ, क्योंकि हाफ माइनस का 1 नेगेटिव का हाफ, फिर बेस का डेरिवेटिव लोगे तो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी वाले करे हुए हैं यार, दैट्स द रीजन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इसको मार्क कर लो, ये क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग। मैंने अभी आज की जो पहली वीडियो थी उसमें बताया था, क्वेश्चन आ रहा था 1/x की होल पावर में x, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो भाई फंक्शन की पावर फंक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं याद रखिएगा, इसकी एक शॉर्टकट है, कोई बंदा आपको नहीं बताएगा। इसे इस बच्चे ने भी, अब ये बच्चा हमारा शागिर्द नहीं है भाई, हम इसको डिसोन कर दिया अपने इस बच्चे को, क्योंकि बेटा इसने लंबे मेथड से सॉल्व किया एलन वाले मेथड से। हालांकि इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट होती है सर हाशिम की। क्या शॉर्टकट है बेटा? ये देखो मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर फायदा ये होता है बैचेस का कि भाई आपको तमाम ट्रिक्स पढ़ाई जाती हैं, ये लंबे लंबे मेथड नहीं होते भैया। तो फंक्शन की पावर में अगर फंक्शन आ जाए तो एक दफा अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को लिखते हो, फिर सिंपल तरीके से पावर में आने वाले क्वेश्चन को लिखोगे, डिवीजन में बेस वाले फंक्शन को लिखोगे, फिर ऊपर जाके बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, फिर प्लस का साइन लगाओगे, एलन का एलन लोगे, फिर बेस वाले फंक्शन को लिखोगे और फिर सिंपल तरीके से पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे। अगर मेरे पास 1/x की पावर में x आ रहा है तो पहले तो सिंप्लीफाई करवा दो, तो बन जाएगा x की पावर -1 इंटू x। अगर मैं पावर्स और ब्रेक डाउन करवा दूं तो ये बन जाएगा -1 इंटू x, तो x की पावर -x बन गया। अब इसको सॉल्व करना आसान है। तो भाई क्या कहता है हमारे पास, फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए तो एक दफा अपने क्वेश्चन को लिखोगे, फिर पावर में आने वाले फंक्शन को लिखोगे, फिर डिवीजन में बेस वाले फंक्शन को लिखोगे, फिर बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन लगाओगे, एलन का एलन, जो बेस में फंक्शन आ रहा है वो एलन के साथ लिखा जाएगा। अब पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। तो बेटा देखो हमेशा याद रखिएगा कि नेगेटिव x का डेरिवेटिव क्या होगा? -1 के बराबर, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे सिंपल। अब इसको सिंप्लीफाई करवा लो, सॉल्व हो जाएगा। भाई x की पावर -x क्या होता है? 1/x, x की पावर में अगर -x आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? 1/x की होल पावर में x, क्योंकि भाई x की पावर -x को भी हमने चेंज किया था ना, वहां पे चेंज कर दो उसको बेशक, तो ये क्या बन जाएगा? x की पावर -1 इंटू x, x की पावर -1 का मतलब है 1/x का 1/x और बाहर x का x, और यहाँ पे x से x कट गया तो -1 बचेगा
और यहाँ पे माइनस का ln x का ln x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस बच्चे ने भी देखो यही आंसर निकाला होगा। यस यस, ये देखो भैया यहाँ जो ये आंसर आ रहा है। अगर नस के नेट नंबर 2 की तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं करी है तो नस के नेट नंबर 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। यू आर ऑलरेडी टू मच लेट। हमारा जो पहला बैच स्टार्ट होता है अगस्त में होता है, अगस्त के बैच के लिए बच्चा ऑलरेडी जून जुलाई से रजिस्टर करवा के बैठा होता है, तो आप अभी नवंबर के एंड में बैठे हो, तो भाई इससे ज्यादा लेट नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा नेट 2 की तैयारी के लिए, जिसमें नेट्स के नेट नंबर 2, नेट नंबर 3, नेट नंबर 4, इसके अलावा फास्ट, जीआईके, यूईटी, कॉमसेट्स, एनईडी, मेहरान, आईबी, इन सब की तैयारी का बैच अभी स्टार्ट हो रहा है। सही है। अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो नस बिजनेस स्कूल हो गई, आईबी हो गई, लम्स हो गई, लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स हो गई, या अगर आप नस अप्लाइड साइंसेस में अप्लाई करें तो तमाम मेडिकल कॉलेजेस हो गए, और साथ साथ नस अप्लाइड साइंसेस के एग्जाम्स हो गए। सबकी तैयारी, नम्स की, एक्यू की तैयारी हम उसमें कवर करवा रहे होंगे। तो ईकेट के बैचेस अलग होते हैं, नेट के बैचेस अलग होते हैं, बीकेट के अलग होते हैं, एमडीकेट के अलग होते हैं। देखो बैचेस का खास बात क्या है, जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल रही होगी, आपको यूट्यूब के ऊपर कोई गाइड नहीं कर सकता, आपको ना वहां पे कोई टेस्टिंग आपकी हो रही है, ना आपको कोई प्रैक्टिस जोन आपको मिल रहा है। जो फीचर्स आपको हमारे बैचेस के अंदर मिलते हैं वो आपको पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकते, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। उसके पीछे रीजन है कि भाई बैचेस के अंदर एक तो आपको लाइव क्लासेस मिल रही है, और ये लाइव क्लासेस एक टीचर नहीं दे रहा। आप पाकिस्तान के क्या दुनिया के किसी इदारे में भी जाओगे ना, वहां पे नॉर्मली एक सब्जेक्ट का एक टीचर मिलता है। हम लोगों ने पहली दफा इस चीज को चेंज किया, हमने आपको लाइव क्लासेस मल्टीपल टीचर्स की प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि कंप्लीट वीक के ऊपर आपकी क्लासेस मौजूद हैं। प्रोफेसर आफ्ताब आपको अलग मैथ्स पढ़ाएंगे, प्रोफेसर हाशिम आपको अलग पढ़ाएंगे। सही है। प्रोफेसर हाशिम की अच्छी लगती है, प्रोफेसर आफ्ताब की ले लो, मुझे किसी खाते नहीं लाते, प्रोफेसर आफ्ताब साहब की ले लो, ही इज अ लेजेंड। सही है। सेम गोज फॉर द बायोलॉजी, सेम गोज फॉर द फिजिक्स, सेम गोज फॉर द केमिस्ट्री, सेम गोज फॉर द एवरी सब्जेक्ट। इधर यूर प्रिपेयरिंग, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करने के लिए आ रहे हो, हर चीज अगर एक सिनेरियो है कि लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को कंप्लीट कोर्स कवर होता है, और ये कंप्लीट कोर्स स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हो रहा है। पाकिस्तान का वाहिद एडटेक इदारा जो स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है ना भाई। आजकल लोग हमें कॉपी करके इस्तेमाल कर रहे हैं मगर किसी काम का नहीं है उनके। खैर, लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट हो रही हैं, और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। और ये लाइव क्लासेस जो होती है आप सिर्फ हमारे एलएमएस पोर्टल के जरिए ज्वाइन कर सकते हो। ये तो आजकल के जो बच्चे होते हैं भाई, ये जूम शूम पे पढ़ा रहे होते हैं। हमारा अपना पोर्टल है, एलएमएस पोर्टल है, उसके ऊपर आपको तमाम की तमाम लाइव क्लासेस वहीं से ज्वाइन करते हो, उसको आईडी पासवर्ड मिलता है। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसका ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग आपको हमारे पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाती है। सेकंड नंबर के ऊपर जो भी क्लास के अंदर कंटेंट कवर होता है उस टॉपिक का हम लाजमी तौर पे आपको उसका प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। जो भी टॉपिक कवर होगा उसका प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, एंड फिर विद इन 2 वीक्स के अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। यानी कि भाई हर सब्जेक्ट के दो प्रोफेसर तो हैं, फिर एक तीसरे प्रोफेसर है जिनका काम ये होता है कि आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना प्रैक्टिस मटेरियल का। फॉर एग्जांपल सर हाशिम ने या सर आफ्ताब ने नंबर सिस्टम्स को पढ़ाया। नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस शीट में कुछ 300 क्वेश्चंस है, टॉप के 300 क्वेश्चन। अगर आपने वो 300 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, मैं गारंटी देता हूं कि नस में पोजीशन लेकर आओगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि पोजीशन ना ला सको। सही है। तो 300 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर, उन 300 क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन भी है, कहीं पे फंसते हो तो उनको कर लो। सही है। उसके अलावा एक और सबसे खास बात कि फिर आपका हर वीक टेस्ट कंडक्ट होगा। जो भी टॉपिक आपका कवर होगा, चाहे प्रोफेसर आफ्ताब से पढ़ो, प्रोफेसर हाशिम से पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ, तो उसका टेस्ट कंडक्ट होगा और उस टेस्ट का भी वीडियो सॉल्यूशन होता है। और टेस्ट प्रॉपर टेस्ट, देखो तैयारी कहीं से भी कर लोगे, बट अगर टेस्टों को नहीं दिया, प्रैक्टिस जोन्स को अटेम्प्ट नहीं करा, तो कुछ नहीं कर सकते आप। तो भाई टेस्टों के अंदर खास बात क्या है, टेस्टों को भी वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। टेस्ट में प्रॉपर टाइमर लगा हुआ होता है। आप उस प्रेशर को फेस करते हो, उस प्रेशर को फील करते हो जो आप नस के अंदर जाके अटेम्प्ट कर रहे हो, तो नस के अंदर जाके आप फेस करते हो। अब जो बच्चा कहते हैं नस में जाके वॉमिट हो गई, सर नस के अंदर तो मुझे वॉमिटिंग हो गई थी। भाई वॉमिटिंग क्यों हो गई थी पेपर के दौरान? क्योंकि आपने उस प्रेशर को कभी फील ही नहीं करा। जब तक आप अपने घर पे सीरियस होकर नहीं बैठोगे, आप कोई स्टॉप वॉच सामने नहीं रखो, हमारे वैसे टेस्टों के ऊपर टाइमर लगा हुआ होता है, तो आपको प्रॉपर्ली प्रेशर फील करते हो आप। इसके अलावा आपके मल्टीपल टेस्ट होते हैं भाई, मॉक टेस्ट आपके, वीकली टेस्ट आपके अलग होते हैं, एफएलपी यानी कि फुल लेंथ पेपर्स आपके अलग होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट आपके अलग होते हैं। इसके अलावा आपके पास सिंपल तरीके से जीटीज आपके अलग होते हैं। तो ये तमाम फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। और इसके अलावा अब आप सोच रहे हो कि सर चलें सर, एक सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, एक आपके पास तीसरे प्रोफेसर है जिनका काम टेस्टों का सॉल्यूशन क्रिएट करना, वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना, प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना है। तो सर इतना सारी चीजें नहीं, इसके अलावा भी एक चीज है कि भाई आप लोगों की प्रॉपर्ली लाइव डाउट क्लासेस अलग होती हैं। यानी कि भाई कोर्स की लाइव क्लासेस अलग हैं, इसके अलावा हफ्ते के 3 दिन हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लास, जो तीसरे हमारे प्रोफेसर है ना, उनसे भी मुलाकात करने को मिलेगी, वो है प्रोफेसर हसन। प्रोफेसर हसन से क्या काम होगा भैया, वो आपकी लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करेंगे सब्जेक्ट की। फिजिक्स के अलग टीचर होते हैं, मैथ्स के अलग होते हैं, केमिस्ट्री के अलग होते हैं, हर सब्जेक्ट के, यानी कि जिस सब्जेक्ट के अंदर हो वो लाइव डाउट क्लास आपकी अलग होती है। सर बस यही नहीं, उस लाइव डाउट क्लास में आप अपने क्वेश्चंस को, आप कोई प्रैक्टिस मटेरियल, दुनिया का कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर रहे हो, नीट का, जीट का, एनईटी का, एनईडी का, मेहरान का, आईबीए का, एमडी कैट का, कुछ नहीं का भी, तो आप अपनी लाइव डाउट क्लास के अंदर उसको क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में फंसा था मैं। अब आप सोच रहे हो सर बस यही नहीं, इसके अलावा भी एक और चीज है। इसके अलावा आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो होते हैं,
उन प्रॉपर ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर हमारी डाउट टीम अलहदा होती है। ये जो डाउट टीम होती है ये टोटली अलग है। ये इस डाउट टीम का पर्पस क्या है? आपके जो सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास होते हैं एक फीचर डाउट टीम का, यानी कि यहाँ पे जूनियर टीचर्स होते हैं। जैसे मैथ्स के अंदर जूनियर टीचर अलग है, मिस राफिया है और मिस इकरा है शायद से। तो द पॉइंट इज दैट कि मैथ्स की डाउट टीम अलहदा होती है, फिजिक्स की डाउट टीम अलहदा होगी, अब्दुल मोइज है वहां पे और एक और बंदा है। इसी तरीके से केमिस्ट्री की डाउट टीम अलहदा होती है, इंग्लिश की डाउट टीम अलहदा होती है, बिजनेस मैथ्स की, जर्नल मैथ्स की जो बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनकी डाउट टीम टोटली अलग है, टोटली उनके अलग है, उनकी सैयद बिलाल साहब की डाउट टीम है। तो पॉइंट इज दैट कि भाई ये चार सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। कोई इदारा अगर तुम्हें इतनी मिनिमल फीस के ऊपर इस तरह की क्वालिटी और इस तरह की फीचर्स प्रोवाइड कर दे, मैं तो कहूंगा भैया हमें बताना, हम भी वहां जाके पढ़ाने को तैयार हो जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो भाई ना सिर्फ बैच के अंदर लाइव क्लासेस होंगी, बल्कि अच्छा ये लाइव क्लासेस कंप्लीट वीक पे भी होती हैं, वीकेंड पे भी होती हैं, वीकडेज पे भी होती हैं। यानी कि भाई चूंकि आपको हर सब्जेक्ट के दो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, तो एक प्रोफेसर की क्लासेस वीकडेज पे होती हैं, एक की वीकेंड पे होती हैं। तो अगर कोई बच्चा दोनों को लेना चाहे, अगर आप नेट 2 तक कोर्स कवर करना चाहते हो तो आपको दोनों की क्लासेस को लेना होगा, तो हम आपको दोनों की क्लासेस को प्रेफर करेंगे। अदरवाइज अगर कोई बच्चा अकेडमी जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, वो कहता है मैं वीकडेज में बिजी हूं, तो आप सिर्फ वीकेंड वाले प्रोफेसर की क्लासेस को ले सकते हो और सब्जेक्ट के अंदर, सही है। इसके अलावा आप लोगों को जो भी क्लास में कंटेंट कवर होगा उसका प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा, उसका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा जो टेस्ट आपके कंडक्ट होंगे उन टेस्टों का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा आपके बेतहाशा मॉक टेस्ट है, एफएलपीज है, कोर्स कन्वर्जन है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं तो पास की तैयारी कर रहा हूं, अब पास का टेस्ट तो बहुत एंड के अंदर है, मैं तो नस का नेट नंबर 4 दूंगा सिर्फ। तो आप इंतहाई गलत उसके अंदर हो। अगर आपको नस का नेट नंबर 2 या नेट नंबर 4 भी देना है तो भाई आप अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे। एक डफर बच्चे में, एक एवरेज बच्चे में और एक अच्छे बच्चे में डिफरेंस यही होता है। एक जो डफर बच्चा होता है ना, वो तो खैर तैयारी एंड में जाकर स्टार्ट करता है, उसको पता ही नहीं होता। एक एवरेज बच्चा जो होता है ना, जो घर वालों के प्रेशर के ऊपर कुछ सोच रहा होता है, उसके जहन में होता है कि शायद जो है ना पेपर से 2 महीने पहले तैयारी करनी होती है। और एक अच्छा बच्चा वो होता है जो तैयारी पहले स्टार्ट करता है। उसके पीछे रीजन क्या है? एक एवरेज बच्चे को लगता है कि कोर्स सिर्फ कवर करना है, हालांकि इंतहाई गलत चीज है। अगर आप सिर्फ कोर्स कवर करोगे, आप कभी भी अच्छा ना परफॉर्म करना तो बहुत दूर की बात है, आप टेस्ट पास भी नहीं कर सकते। आपको ना सिर्फ कोर्स एक दफा कवर करना है, बल्कि कोर्स को मल्टीपल टाइम्स कवर करना है। ई की पावर, ई का डेरिवेटिव क्या होगा? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ई की पावर में अगर एक्स नेगेटिव का 3 आ जाए, तो भाई ई की पावर में अगर x नेगेटिव का 3 आ जाए तो सॉल्व कैसे करोगे? सिंपल, डेरिवेटिव का पावर, डेरिवेटिव का नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला। तो भाई ई की पावर में क्या आ रहा है? अच्छा, ई की पावर में x आ रहा है, फिर x की पावर नेगेटिव 3 आ रही है। तो सिंपलीफाई कैसे करोगे? सिंपल तरीके से आप यहाँ पे डेरिवेटिव का नेचुरल एक्सपोनेंट फॉर्मूला, एक दफा अपने नेचुरल एक्सपोनेंट को ऑलरेडी लिखोगे, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। तो x की पावर नेगेटिव 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर फॉर्मूला, पावर पहले आएगी, फिर पावर में से एक माइनस करके लिखोगे तो नेगेटिव 4 बन जाएगा, और फिर बेस का डेरिवेटिव लोगे तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नेगेटिव का 3 इंटू ई की पावर में x की पावर नेगेटिव 3 इंटू एक्स की पावर नेगेटिव 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन ये हमारे पास आ रहा था सिंपल पैरामेट्रिक इक्वेशन का, कि x की वैल्यू 3t गिवन है, y की वैल्यू 80 गिवन है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होता है कि पहली वाली इक्वेशन का इंडिविजुअल डेरिवेटिव लो, दूसरी वाली इक्वेशन का इंडिविजुअल डेरिवेटिव लो, फिर दोनों को आपस में डिवाइड करवा दो, तो आंसर आ जाएगा a डिवाइडेड बाय 3 के बराबर। हमेशा सेकंड टर्म y वाली टर्म x वाली टर्म पे डिवाइड हो रही होती है। y इज इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव, 0 का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिशियन गिव द नोटेशन ऑफ dfx? तो भैया कॉची ने आपको ये जो दिया था, ये कॉची साहब ने दिया था हमें, सही है ना भैया? तो ये हमारे पास सिंपल तरीके से प्रॉपर्टी सॉल्व हो गया। sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? मेरे ख्याल में इस बच्चे के पेपर के अंदर सिर्फ डेरिवेटिव ही पूछा गया था भाई, मतलब इतने क्वेश्चन डेरिवेटिव के, अल्लाह माफ करे। विच ऑफ द क्या कह रहा था? sin 2x का डेरिवेटिव। तो sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? sin 2x का डेरिवेटिव होगा सिंपल तरीके से cos 2x के बराबर, और फिर एंगल का डेरिवेटिव 2 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग? ये एग्जामिनर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन जो कि इंक्रीज कर रहा है। तो y इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। ये कब इंक्रीज होगा? तो भाई ये, अच्छा क्वेश्चन ये नहीं आ रहा था, क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ये क्या है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरवल इंक्रीजिंग? तो भाई क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा होगा 4 फंक्शन, इंक्रीजिंग कौन सा, डिक्रीजिंग कौन सा, तो फिर डेरिवेटिव लेके आप चेक करोगे किसके ऊपर इंक्रीजिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि यहाँ पे अगर फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, तो इसका जब वन टाइम डेरिवेटिव लिया हमने तो ये बन गया 2x माइनस 6। तो चूंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आ रही है, इसका मतलब ये जो ऑप्शन था ये इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। ln e का डेरिवेटिव क्या होगा? ln e चूंकि कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। टेंजेंट रूट x का डेरिवेटिव कैसे लोगे? भाई देखो, टेंजेंट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एंगल के बराबर। तो अगर टेंजेंट अंडर रूट x आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर एंगल, और फिर एंगल का जब डेरिवेटिव लोगे तो अंडर रूट x का डेरिवेटिव की शॉर्टकट होती है 1/2 रूट x के बराबर। सिंपल सी बात है,
हमेशा याद रखिएगा कभी भी स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव कैसे लेते हो 1/2 का 1/2 और जो भी रूट वाली टर्म आ रही है नीचे वाले 2 के साथ लिखोगे, ऊपर जाके रूट के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव लोगे। तो भाई अगर मेरे पास लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ है टेंजेंट रूट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग के बराबर होता है 1/2 रूट एक्स के। आई नीड सम सॉर्ट ऑफ मेडिसिन नाउ। अच्छा भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव, तो कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय x इनटू रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस का 1। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के अंदर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, बता। अब ये नहीं पता क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन था। y इज इक्वल टू 3 की पावर 2x का डेरिवेटिव, तो 3 की पावर 2x का डेरिवेटिव कैसे लोगे, तो ये कॉमन एक्सपोनेंट आ रहा है तो कॉमन एक्सपोनेंट को एडिट दफा लिखोगे, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे और फिर ln का ln 3 का 3 आ जाएगा बेस के नंबर के साथ, जो आपके पास कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला होता है। द फंक्शन fxy is equal to c can be differential by using the function fx is equal to fxy c can be differential by using which method, implicit explicit, तो implicit होगा मेरे ख्याल में। What is the derivative of 2t with respect to 3t square। अच्छा ये कॉन्सेप्ट भी समझ लो, पेपर में बहुत आता है। एग्जामिनर आपको जो है ना दो फंक्शंस दे देगा और बोलेगा विद रिस्पेक्ट टू 2t का डेरिवेटिव बताइए विद रिस्पेक्ट टू 3t स्क्वायर, इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो इनको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, सिंपल, कभी भी अगर दो इंडिविजुअल फंक्शंस गिवन, एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू cos x बताना है, तो आप sin x अलग डेरिवेटिव लो, cos x अलग डेरिवेटिव लो, दोनों को आपस में डिवाइड करवा दो, 2t का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 6t के बराबर, तो आंसर आ जाएगा 1/3t के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दैट्स अ लॉजिक हियर, सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, व्हाट आर द नंबर्स हुज सम इज 20 एंड देयर प्रोडक्ट मैक्सिमम। अब ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि एग्जामिनर कहता है कि भाई ऐसे कौन से दो नंबर जिनका सम तो बराबर है 20 के मगर उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, तो वो आप चेक कर लो। भाई 10 + 10 भी 20 बनेगा, इनका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, 100 के बराबर। 15 + 5 भी आपके पास क्या होगा, ये होगा 20 के बराबर, और 15 × 5 75 होता है, 0 × 20 तो खैर खत्म हो जाएगा, 1 × 19 में 19 होगा। मैक्सिमम दो नंबर्स वो कौन से हैं, 100 के बराबर है। भाई मैं बहुत तेज स्पीड में जा रहा हूँ, आई नो दिस थिंग, बट द पॉइंट इज दैट जल्दी जल्दी कवर करवाना है, सही है ना भाई। Ripples in shape of circles are produced when a stone is thrown in water. If the rate of change of circumference of a circle is 12 pi, what is the rate of change of area of a circle when the radius is 3 centimeter। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको चेक कर लीजिए कि भाई एग्जामिनर कह रहा है कि जब तुम एक तालाब में पत्थर फेंकते हो तो तुम्हारे पास बुलबुले बनते हैं। आगे क्या कहता है, ripples of shape of circles are produced when a stone is thrown in water. If the rate of change of circumference का rate of change आपको given है 12 pi, What is the rate of change of area of a circle। तो अब देखो भैया, अच्छा बेटा अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। एग्जामिनर क्या कहता है, रिपल्स इन द शेप ऑफ अ सर्कल आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन इन द वाटर। तो यानी कि देखो सबसे पहले तो सर्कमफेरेंस की बात की जा रही है, तो हमें पता है कि हमारे पास सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है हमारे पास 2 पाई r के बराबर। अगर मैं डायरेक्टली मेथड पे जाऊं ना, तो अगर मैं चूंकि रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है तो चेंज इन सर्कमफेरेंस रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो dc/dt, और यहाँ पे भी अब t के रेफरेंस से अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ डेरिवेटिव को, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है पहले आ जाएगा, r चूंकि वेरिएबल है तो इसको तो सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, यानी कि ये चेंज डेरिवेटिव और r विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑन t आ जाएगा मेरे पास। तो चूंकि आपको सर्कमफेरेंस का रेट ऑफ चेंज ऑलरेडी गिवन है, तो dc/dt की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 पाई को लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो ना आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि सर्कमफेरेंस ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 12 पाई। यहाँ पे आ गया 12 पाई इंटू 2 पाई इंटू dr/dt। मेरे पास यहाँ से 2 6 12 और पाई से पाई कट गया, तो यानी कि मेरे पास dr/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल 6 के बराबर। अब एग्जामिनर आगे क्या कहता है, आगे एग्जामिनर कह रहा है सिंपल तरीके से, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। ओके, तो भाई मुझे पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है सिंपल पाई r स्क्वायर। तो हमें चूंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, तो अब आप सिंपल तरीके से यहाँ पे मैं क्या करूंगा भैया, मैं इसको सॉल्व करने के ऊपर जब जाऊंगा, एरिया का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ अगेन टाइम के रेफरेंस से, ये बन गया पाई r स्क्वायर, और यहाँ पे भी मैं टाइम के रेफरेंस से अप्लाई करूंगा, तो dA/dt की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये आ गया dA/dt एरिडिस का एरिडिस, और पाई कांस्टेंट है पहले आ गया, r स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2r, और फिर जब बेस का डेरिवेटिव लोगे चूंकि मैं t के रेफरेंस से अप्लाई करूं तो यहाँ पे dr/dt आ जाएगा। तो dr/dt की वैल्यू ऑलरेडी 6 के बराबर है, तो उसकी जगह पे 6 आ गया, तो पाई का पाई 2 और r की जगह पे रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन था 3 के बराबर, तो 3 आ जाएगा इंटू 6, तो 6 3 18 एंड 18 2 is 32, 18 2 36, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 36 का 36 पाई के बराबर मेरा आंसर। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए, हाँ सही है, 36 पाई इज द करेक्ट आंसर।
देखो कैसे सॉल्व किया, सिंपल तरीके से हमारे पास यहाँ पे सरकमफेरेंस ऑलरेडी गिवन था, तो आपने सरकमफेरेंस के ऊपर एक दफा डेरिवेटिव को अप्लाई किया, सही है ना। अप्लाई करके आपको यहां से क्या मिल गया, डी आर बाई डी टी मिल गया, उसको आपने फिर एरिया की इक्वेशन में इस्तेमाल कर लेना है, सॉल्व हो गया। अच्छा अब देखो, हाँ बच्चे ने भी देखो यही क्वेश्चन इसी पैटर्न के ऊपर सॉल्व किया हुआ था। अच्छा एक और क्वेश्चन हमारे पास था कि भाई डी वाई बाई डी एक्स की जो नोटेशन थी किसने दी थी, भैया लेबनीज ने दी थी। नस के अंदर ये वाला क्वेश्चन कॉची ने क्या दिया था, या आपके पास न्यूटन ने क्या दिया था, लेबनीज ने क्या दिया था, ये आपकी जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब है उसमें डेरिवेटिव के चैप्टर के पहले पेज पे गिवन है, खुदा रहा है पढ़ लीजिएगा। ये नस के अंदर फ्री के नंबर है, ये हर नेट के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि भैया सिंबल किसने दिया था डी वाई बाई डी एक्स का, कॉशी ने कौन सा सिंबल दिया था, न्यूटन ने कौन सी नोटेशन दी थी। अच्छा एक और क्वेश्चन 2x की पावर 5 का डेरिवेटिव, बहुत सिंपल नहीं कर पा रहा। अच्छा एक और क्वेश्चन था कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ एलन कोसेक माइनस का कॉट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। अब ये क्वेश्चन एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर किसी फंक्शन पे इंटीग्रेशन अप्लाई और आंसर में तुम्हें एलन कोसेक माइनस कॉट मिल जाए तो क्या फंक्शन क्या होगा तुम्हारा, तो जाहिर सी बात है कोसेक का फॉर्मूला होता है ना, कोसेक का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही होता है एलन कोसेक माइनस कॉट के। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक का क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनटू कॉट के बराबर होता है ब्ला 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 ब्ला, खैर। अच्छा एक और क्वेश्चन ये था कि भाई तुम्हारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो यहाँ पे जो एक और क्वेश्चन आ रहा है ये पार्शियल फ्रैक्शन का आ रहा है, पर बच्चे ने इतने लंबे मेथड पे सॉल्व किया हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि बच्चा हमारे बैच का नहीं था भाई, इसने गलत टीचर से पढ़ा हुआ है भाई, इसने हमसे नहीं पढ़ा। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है इंटीग्रेशन 3x प्लस का 1 और नीचे डिवीजन के अंदर आ रहा था x स्क्वायर, आगे गिवन था माइनस का x माइनस का 6 इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन गिवन था। सबसे पहले तो भैया आपने हमेशा अपने डिनोमिनेटर के ऊपर फैक्टर्स डिजाइन कर लो, तो फैक्टर्स मेरे क्या क्या आ जाएंगे, 6 को अगर दो हिस्सों में ब्रेक करें तो मिडिल टर्म बननी चाहिए, तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है नेगेटिव का 3 और 2 बन रही होगी, तो भाई मैं अगर इसको ब्रेक डाउन करवाऊं तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x और माइनस का 6 इंटू डी एक्स, है ना बेटा। तो अब देखो मेरे पास यहाँ पे सिंपल तरीके से फैक्टर्स बन जाएंगे भाई, हमने सिंपली आपके पास जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही थी इसको ब्रेक करके आपने फैक्टर्स बना लिए, एक फैक्टर आ जाएगा मेरे पास x माइनस का 3, और जाहिर सी बात है एक और फैक्टर क्या आ जाएगा, एक फैक्टर आ जाएगा आपके पास सिंपल x प्लस का 2, एक फैक्टर, क्योंकि यहाँ से जब आप x को कॉमन लोगे तो अंदर x माइनस 3 बचेगा, यहाँ से भी जब x यहाँ से आप 2 को कॉमन ले रहे होगे ना, तो आपके पास यानी कि एक फैक्टर आ जाएगा मेरे पास सिंपल x प्लस का 2 और एक आ जाएगा x माइनस का 3। यार बेसिक मैथ्स है यार, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, तो बट मैं फिर भी बता देता हूँ कि x कॉमन लोगे तो एक फैक्टर आ गया x माइनस का 3, फिर प्लस का 2 यहाँ से कॉमन लोगे तो दो फैक्टर्स आ गए ना, सही। यहाँ अब देखो ये आसान भाषा में ये क्वेश्चन आ रहा है, तो चूंकि आपके लीनियर और डिफरेंट फैक्टर आ रहे हैं, चूंकि आपके क्या आ रहे हैं बेटा, लीनियर और डिफरेंट फैक्टर, तो भैया इसको विद इन सेकंड्स पे कैसे सॉल्व करोगे, भाई विद इन सेकंड्स पे सॉल्व करना है इसको बहुत सिंपल है, कैसे कि देखो पहला वाला फैक्टर है x माइनस का 3, तो यहां से अगर x की वैल्यू को निकालोगे तो क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी ना पॉजिटिव 3 के बराबर। अब एक मजे की चीज बताऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि सिंपल, अब देखो करोगे क्या, आपके पास पहला फैक्टर था x माइनस का 3, अब पार्शियल फ्रैक्शन बाय इंटीग्रेशन की एक ट्रिक ये होती है कि जो भी आपके लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हो ना, आपने पहला वाला फैक्टर उठाया, ये आपका पहला फैक्टर था, जरा गौर से आप समझिएगा। तो अब आप करोगे क्या, सिंपल तरीके से इस पूरे क्वेश्चन के अंदर इस फैक्टर को अभी इग्नोर कर दो, उसके अलावा इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जहां जहां x आ रहा है ना वहां पे इस x की वैल्यू को डालो, ये x की वैल्यू उसी फैक्टर से आपने निकाली थी, तो क्या बन जाएगा 3 का 3, x की जगह पे 3 आ जाएगा, प्लस का 1, नीचे डिवीजन में x माइनस 3 के अंदर ही डालना, उसको छोड़ दो, उसको नहीं लिखना, और x प्लस 2 के अंदर भी 3 प्लस का 2 आ गया, सही है। ऊपर जाके ln को लिखो और जो फैक्टर उठाया था ना वो हमेशा ln के अंदर डालोगे, तो ये आ गया सिंपल x माइनस का 3। अब बीच में सिंपल लगाओ प्लस का साइन। अब जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है, वो फैक्टर है x प्लस 2 के बराबर, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव 2 के बराबर। अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सिवाय इस फैक्टर के, जो फैक्टर उठाया है उसकी जगह के ऊपर बाकी तमाम वैल्यूज के अंदर जहां जहां x आ रहा है वो माइनस 2 डाल दो, तो क्या बन जाएगा 3 का 3, x की जगह पे माइनस 2 प्लस का 1, और नीचे क्या आ जाएगा x माइनस के 3 के अंदर x की जगह पे माइनस का 2 माइनस का 3, और ये जो x प्लस 2 नीचे वाला जो फैक्टर होता है ना, जो फैक्टर आपने लिया होता है उस फैक्टर को नीचे नहीं प्लॉट करते, उस फैक्टर को हमेशा ln के साथ लिखा जाता है, सही है। क्या बन गया 3 3 9 9 प्लस का 1 10, और नीचे 3 प्लस का 2 5 इंटू ln x माइनस का 3, फिर प्लस का साइन, नेगेटिव का 3 इंटू 2 नेगेटिव का 6 प्लस का 1, ये बन गया मेरे पास नेगेटिव का 5, और नीचे नेगेटिव 2 और नेगेटिव 3, ये भी बन गया नेगेटिव का 5, क्योंकि 3 इंटू 2 नेगेटिव 6 प्लस 1 नेगेटिव का 5 डिवाइड बाय नेगेटिव 5 इंटू ln x प्लस का 2। अब जरा आंसर चेक कर लेते हैं भैया, आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। भाई हमारे पास जो आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का वो क्या आ रहा है, ln x प्लस का 2, बिल्कुल सही है,
और दूसरे नंबर के ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ना, जाहिर सी बात है 5 2 10 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ln x माइनस का 3, -5 से -5 कट गया, प्लस का ln x प्लस का 2। कितने स्टेप में काम किया, 3 स्टेप के अंदर। देखो यहाँ पे भी यही आंसर गिवन है। बात समझ में आ रही है भाई। अपने किसी दोस्त से पूछेगा, उसको भी शॉर्टकट नहीं आता होगा। अब कोई बच्चा बोले सर ये कैसे आ गया, तो आइए एक और क्वेश्चन समझाता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा आएंगे। लेट सपोज मैं कहता हूं क्वेश्चन आ रहा है 2x माइनस का 1 और नीचे आपके पास डिवीजन में क्या आ रहा है, डिवीजन में आ रहा है x माइनस का 1 इंटू x माइनस का 3। जरा गौर से देखो, इस शॉर्टकट को समझो। ये क्वेश्चन भी आज के पेपर में पूछा गया था। इस ट्रिक को समझ लो, ये ट्रिक जिंदगी भर तुम्हारी आसान रहेगी। पहले बता रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी क्या हो जाएगी, आसान। इस शॉर्टकट में करते क्या है, देखो सबसे पहले पहला फैक्टर उठाओ। हो सकता है एक से ज्यादा फैक्टर भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज हमें 3 फैक्टर्स होंगे, x प्लस का 2। सॉल्व कैसे करोगे, देखो सबसे पहले पहला वाला फैक्टर उठाया आपने, x माइनस का 1 फैक्टर है। जिस फैक्टर यहां से इसकी वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के बराबर। अब ये जो x की वैल्यू है ना, ये जो आपने फैक्टर से वैल्यू निकाली, इसको पूरे क्वेश्चन में डालोगे सिवाय उस फैक्टर है, क्योंकि जाहिर सी बात उस फैक्टर में डाल दोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, तो वो नहीं करना। यानी कि जो भी फैक्टर आप उठा रहे हो, उस फैक्टर की वैल्यू को पूरे क्वेश्चन में जहां जहां इनपुट देना है वहां पे इनपुट में डालोगे, खाली उस फैक्टर के अलावा। सही है ना, उसी फैक्टर के अलावा। सही है, तो x माइनस का 1 जो मेरा पहला फैक्टर था ना, उसको आपने सिंपल उठा के ln के साथ लिखना है। जो फैक्टर आप उठाते हो ना, उसको ln के साथ हमेशा लिखते हो, और बाकी तमाम की तमाम जो फैक्टर्स होते हैं वहां पे उसकी वैल्यू को प्लॉट करते हो। क्वेश्चन में जहां जहां x आ रहा होगा ना, सिवाय उस फैक्टर के हर जगह पे उसकी वैल्यू को डालोगे। तो x की वैल्यू 1 में ऊपर भी डालूंगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 माइनस का 1, और नीचे क्या हो जाएगा x माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 3, डायरेक्टली कर रहा हूं, नेगेटिव का 2, और 1 प्लस का 2, 1 प्लस का 2 3 के बराबर बन गया, फिर प्लस का साइन। अब देखो दूसरा फैक्टर है x माइनस का 3, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 3। अब देखो जो फैक्टर आपने उठाया है ना, उसको ln के साथ लिखोगे, जो फैक्टर उठाया है उसको ln के साथ लिखोगे, और इस फैक्टर के अलावा अब पूरे क्वेश्चन में जहां जहां x आ रहा है वहां पे इस फैक्टर की वैल्यू को डाल दोगे। तो क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 3 है, 3 2 6 माइनस का 1 5 बन गया, और नीचे क्या हो जाएगा 3 माइनस का 1 2, और 3 प्लस का 2 5 बन गया। सही है मेरे प्यारे बेटे, आगे चलेंगे। आगे देखो प्लस का साइन, अब थर्ड फैक्टर है, तीसरा फैक्टर कौन सा था, x प्लस का 2। तो इस फैक्टर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 2। तो भाई इस फैक्टर को एक दफा ln के साथ लिखोगे, और जो भी इसकी वैल्यू है x की, उसको पूरे क्वेश्चन में सिवाय उस फैक्टर की जगह पर डाल दोगे। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का 4, 2 2 जा नेगेटिव का 4 माइनस का 1 नेगेटिव का 5 ऊपर, नीचे हो जाएगा नेगेटिव 2 नेगेटिव नेगेटिव, ये बन जाएगा प्लस का 2 सॉरी, ये नेगेटिव का 2 और नेगेटिव का 1 नेगेटिव का 3 बन गया, और नेगेटिव 2 और नेगेटिव 3 नेगेटिव 5 बन गया, नेगेटिव 5 से। तो अब देखो भाई इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, भाई सिंप्लीफाई इसको ऐसे करेंगे, ये 2 माइनस का 1 यहाँ पे क्या बचा भाई, 2 माइनस का 1 है ना, तो यहाँ पे तो 1 मौजूद है। सही है ना, और ये 5 से 5 कट गया, नेगेटिव 5 से नेगेटिव 5 कट गया, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव का 6 इंटू ln का ln x माइनस का 1, और आगे हो जाएगा प्लस के साइन के बाद 1/2 इंटू ln x माइनस का 3, फिर आगे माइनस का 1/3 इंटू ln x प्लस का 2। सिंपल तरीके से आपका आंसर आ गया। That's how we solve this shortcut। आपका आंसर मेरा सही आ रहा है, या आई हैव चेक्ड एज वेल, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है आंसर, सही है, परफेक्ट है, परफेक्ट है आंसर हमारा। तो भाई ये विद इन सेकंड्स पे आंसर आ गया। अपने किसी भी दोस्त से पूछोगे ना, उसको भी ये ट्रिक नहीं आती होगी। देखो इस शॉर्टकट में करते क्या है, मैं दोबारा समझा देता हूँ कि भाई आपको जो भी फैक्टर्स गिवन होते हैं ना, आपने लेट सपोज पहला फैक्टर को उठाया, उस पहले फैक्टर को जो भी फैक्टर उठाओगे उसको ln के साथ लिखोगे। सही है, फिर उस फैक्टर में से x की वैल्यू निकालोगे, उस फैक्टर के अलावा पूरे क्वेश्चन में जहां जहां x आ रहा है वहां पे डाल दोगे, तो आपके पास पहली वैल्यू आ गई। फिर आगे जाओगे, अगले फैक्टर को उठाओगे, अगले फैक्टर की जो भी वैल्यू है उस फैक्टर को अगेन ln के साथ लिखोगे। सही है, और उस फैक्टर का जो भी आंसर होगा x का, उसको पूरे क्वेश्चन में उस फैक्टर के अलावा हर जगह पे प्लॉट कर दोगे। सिमिलरली आपने तीसरे फैक्टर को उठाया, उस तीसरे फैक्टर के अंदर जो भी आपकी वैल्यू है उस वैल्यू को पूरे क्वेश्चन में डालोगे सिवाय उस फैक्टर के, और ln के साथ लिखोगे एक दफा। सिंपल तरीके से विद इन सेकंड के ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर आ जाएगा। ये शॉर्टकट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये फायदा होता है बैजेस का कि बैजेस के अंदर आपको लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होता है। पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड फैकल्टी आपको लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर करवाती है, बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर। पहले नंबर के ऊपर कोर्स आपका मल्टीपल टाइम्स कवर अप होता है। अगर आप नेट 2 दे रहे हो, नेट 3 दे रहे हो, नेट 4 दे रहे हो, कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होगा। जो भी क्लास के अंदर टीचर कवर करवाते हैं उसका प्रैक्टिस मटेरियल तमाम का तमाम प्रैक्टिस शीट खुद से शेयर की जाती है, और आपको उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। सबसे बढ़कर आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, उन टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। भाई सर हाशिम की पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, सर हाशिम का पढ़ाने का मजा नहीं आता,
प्रोफेसर आफ्ताब अवेलेबल है, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड अवेलेबल है, प्रोफेसर बिलाल अवेलेबल है, प्रोफेसर एहतशाम अवेलेबल है। देयर आर मल्टीपल प्रोफेसर ऑफ अ सब्जेक्ट कि भाई एक टीचर का समझ में अच्छा नहीं लगता दूसरे टीचर कर लो, ऑल्दो सारे टीचर बेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं होता समझ में ना आए। बताने का मकसद ये है कि भाई पाकिस्तान की कोई एकेडमी आपको मल्टीपल टीचर्स प्रोवाइड नहीं कर रही, हम कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बढ़कर आपको बैजेस के अंदर सबसे खास बात ये मिलती है कि इन तमाम के तमाम बैजेस के अंदर आपका कोर्स कई दफा कवर होता है, प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, टेस्टों का वीडियो सोल्यूशन मिलता है, मल्टीपल टाइम आपका कोर्स कवर अप हो रहा है। इसके अलावा लाइव डाउट क्लासेस होती हैं, दोनों टीचर्स की जो क्लासेस होती हैं पूरे वीक पे एक्सपेंडेड है। आप पूरे हफ्ते क्लासेस लेना चाहते हो, पूरे हफ्ते क्लासेस आप ले सकते हो। अगर कोई बच्चा कॉलेज जाता है, कोचिंग जाता है, वो सिर्फ वीकेंड की क्लासेस लेना चाहता है तो एक प्रोफेसर सिर्फ वीकेंड पे पढ़ा रहे हैं, एक प्रोफेसर वीकडेज पे पढ़ा रहे हैं, ये भी आपको फायदा मिल रहा है। इसके अलावा उससे भी बढ़कर फायदा आपको ये मिल रहा है कि जो भी टेस्ट कंडक्ट होगा, जो प्रैक्टिस मटेरियल दिया जाएगा, उसका प्रैक्टिस जोन के ऊपर उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। आपके मॉक टेस्ट अलग होते हैं, एफएलपीज अलग होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होते हैं, ग्रेड टेस्ट अलग होते हैं। तो भैया अगर नेट 2 की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की तैयारी कर रहे हो, नस्ट की कर रहे हो, एनईडी की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो, उसके लिए बैच को ज्वाइन करना कंपलसरी है। और ज्वाइन करने का तरीकेकार बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से व्हाट्सएप पर राब्ता करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। खैर अच्छा भाई, थक गया हूं यार, 3-4 दिन से जो काम कर रहा हूँ ये बड़ा क्रूशियल काम है भाई। सिमिलरली एक और क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? टेंजेंट इनवर्स। तो सिंपल तरीके से लिमिट्स को अप्लाई कर दो। अच्छा यहाँ पे इन्फिनिटी और जीरो की लिमिट्स आ रही हैं तो कोई मसला नहीं है भैया, हमारे पास टेंजेंट इनवर्स जीरो बराबर होता है किसके? टेंजेंट इनवर्स जीरो बराबर होता है जीरो के, जबकि टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी बराबर होता है किसके? पाई बाय 2 के। तो जीरो माइनस का पाई बाय 2 नेगेटिव का पाई बाय 2 इज द करेक्ट आंसर। क्यों, कैसे सॉल्व किया ये कि भाई देखो टेंजेंट इनवर्स जीरो बराबर होता है, टेंजेंट इन्फिनिटी बराबर होता है किसके? आपके पास 90 डिग्री के। क्योंकि लिमिट्स को जब अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो रूट को रिमूव करोगे तो जाहिर सी बात है पावर में हाफ आ जाएगा। फिर इंटीग्रेशन को अप्लाई करोगे, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला, पावर में एक इजाफा ऊपर से एक बार नीचे भी लिख रहे होगे। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड आ रहा है। एग्जामिनर कह रहा था कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और एक्स इज इक्वल टू 1, दो इक्वेशंस आ रही हैं और आपको क्या निकालना है? सॉरी, आपके पास क्वेश्चन गिवन था इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स, अपर लिमिट आ रही है 4, लोअर लिमिट आ रही है 1। सिंपल तरीके से पहले इंटीग्रेशन को अप्लाई करोगे, फिर लिमिट्स को अप्लाई कर दोगे। इंटीग्रेशन कहां पे पॉसिबल होता है? इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू वाई इज पॉसिबल थ्रू प्रोडक्ट रूल, चेन रूल या डुअल इंटीग्रल। तो डुअल इंटीग्रल के ऊपर खाली पॉसिबल होगा, जाहिर सी बात है। तो ये थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन था। अच्छा भाई, ये बाकी क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। अब एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया था कि सर ए की वैल्यू गिवन थी 14261, इनवर्स निकाल। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है कि भाई आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स आ रहा है 4261, इनवर्स निकालना। अब ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, हमने इससे कई गुना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि भाई कोई भी दुनिया में अगर मैट्रिक्स आपके पास आ रहा हो और उस मैट्रिक्स को 2/2 के मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तो बहुत ही आसान मेथड है इनवर्स निकालने का। सिंपल, आप एडजॉइंट करते हो और डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट। तो भाई इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 4 1 ज़ार 4 माइनस 6 2 ज़ार 12, तो ये आ जाएगा नेगेटिव के 8 के बराबर। अच्छा, एडजॉइंट क्या होगा? 2/2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता है कि सिंपल आपने डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज करना है और नॉन डायगोनल को आपने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना होता है और इसको फिर आप डिवाइड करवा दो उसके साथ नेगेटिव 8 के साथ, तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 1/8। यार खुद से सॉल्व कर लो। नेगेटिव का 1/8 और पॉजिटिव का 2/8, पॉजिटिव का 6/8 और 4/8, ये इसका आंसर होगा यार, जो भी आंसर है आपके पास। अच्छा, एक और क्वेश्चन हमारे पास था कि भैया अगेन 2/2 का एक मैट्रिक्स गिवन था, 2/2 का एक मैट्रिक्स गिवन था जहां पे एग्जामिनर कह रहा था कि भाई अगर a बराबर है तुम्हारे a है, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे b है और यहाँ पे 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। या तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, उस सूरत में आपको उसकी वैल्यू निकालनी होगी। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या आ रहा है, हमें क्या पता भाई क्वेश्चन क्या आ रहा है। अगर तो मैट्रिक्स सिंगुलर है तो फिर डिटरमिनेंट बराबर होता है 0 के, उस सूरत के अंदर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या भाई, ये a गिवन है ना या 9 गिवन है। ओके चलो, मैं अगर नॉर्मल पैटर्न पे सॉल्व करूं तो 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये बन गया a माइनस का 2b इक्वल टू 0। तो a माइनस का 2b इक्वल टू 0, तो उस सूरत के अंदर फिर a की वैल्यू 2b के बराबर आ रही होगी। अब क्वेश्चन किस लॉजिक के ऊपर पूछा हुआ, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैंने अपने पास आपको बताया। खैर, एक और क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है कि भैया आयोटा की पावर -4 प्लस आयोटा की पावर -5 प्लस आयोटा की पावर -6 आयोटा की पावर -7 क्या होगा? अब भाई इसका मतलब क्या, कैसे सॉल्व करोगे इसको? सिंपल पैटर्न के ऊपर सॉल्व होगा। अगेन आयोटा की पावर -4 का मतलब है 1 बाय आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर -5 का मतलब है आयोटा की पावर 5 और आयोटा की पावर -6 का मतलब है 1 बाय आयोटा की पावर +6 और आयोटा की पावर -7 का मतलब है आयोटा की पावर 7 का होना।
अगर कभी भी आपके पास, चलो उसको नॉर्मल पैटर्न के ऊपर अगर देखें तो आयोटा की पावर 4 क्या होता है, पॉजिटिव 1 के बराबर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर नेगेटिव 1 होता है, तो आयोटा की पावर 4 क्या होगा, पॉजिटिव 1। आयोटा की पावर 5 होगा आयोटा के बराबर, आयोटा की पावर 6 बराबर होगा आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा की पावर 4 इज 1 एंड आयोटा स्क्वायर इज नेगेटिव 1 एंड आयोटा की पावर 7 इज बेसिकली आयोटा 6 इंटू आयोटा 7, तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से क्या, ये बन जाएगा नेगेटिव का आयोटा के बराबर, तो आंसर जीरो आएगा मेरे पास। सिंपल सी बात है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऊपर जो आपका आंसर आ रहा होगा वो जीरो के बराबर लाई करेगा। आंसर आपका क्या लाई कर रहा होगा, सिंपल जीरो के बराबर, क्योंकि 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स आ रही है। वैसे ये तो एक फॉर्मूला भी होता है कि आपके पास कभी भी अगर आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स आपके पास आ जाए तो उसका आंसर हमेशा किसके बराबर होता है, उसका आंसर हमेशा जीरो के बराबर होता है। सिंपल तरीके से हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ रहा होगा, जीरो के बराबर। आई एम रियली सॉरी, आई एम टायर्ड नाउ, तो प्लीज पार्डन माय वॉइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सच दैट 2i minus 3j plus I plus bj plus k and 3i minus k are कोप्लेनर वेक्टर्स। अब देखो कभी भी दुनिया में अगर वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं ना तो डिटरमिनेंट बराबर होता है किसके, जीरो के। तो भैया आपके पास, और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड की वैल्यू भी बराबर होती है जीरो के। तो भैया सिंपल ये i पहला वेक्टर आ रहा है 2i, तो ये i कंपोनेंट आ गया, j आ गया, k आ गया, i 2, j है नेगेटिव का 3 और k गायब है तो जीरो आ गया। फिर सेकंड वेक्टर के अंदर i भी है, j भी है, k भी है, i की जगह पे 1, j की जगह पे b क्योंकि b j है और k की जगह पे 1, और थर्ड वेक्टर के अंदर 3i है, j गायब है, नेगेटिव k यानी कि नेगेटिव 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ताकि b की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 का 2, सिंपल b1 0 नेगेटिव 1, फिर माइनस का साइन, ये फॉर्मूले का डिटरमिनेंट के माइनस माइनस ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 3 1 नेगेटिव 1, और ये लास्ट वाला तो जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा क्योंकि ये इसके अंदर जीरो मौजूद था। तो अब ये बन जाएगा 2 का 2, नेगेटिव का b और नेगेटिव का 0, फिर प्लस का 3, नेगेटिव का 1 और नेगेटिव का 3, तो ये बन गया माइनस का 2b और माइनस 1 माइनस 3 माइनस का 4, ये बन गया माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो आपके पास नेगेटिव का 2b इज इक्वल टू 12 आ गया, तो आपके पास क्योंकि माइनस का 12 जब वहां पे जाएगा तो प्लस का 12 बन जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 6 के बराबर क्योंकि 2 6 इज 12। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहते हैं वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल बताइए 1 1 1 1 1 0 एंड 1 0 0। तो ट्रायंगल के वर्टिसेस आपको गिवन है, आपको स्केलर एरिया बताना है ट्रायंगल का। तो भाई ट्रायंगल का स्केलर एरिया कैसे निकालेंगे, तो भाई मेरे पास एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस गिवन थे 1 1 1, ये वेक्टर्स की फॉर्म में गिवन है आपको। आपके पास जो उसका जो दूसरा वर्टेक्स आ रहा है उसके अंदर वेक्टर्स की फॉर्म के अंदर जो आपके वर्टिसेस गिवन है इट इज 1 1 0, और वेक्टर नंबर सी जो आ रहा है इट इज 1 0 0। ये आपके पास बेसिकली क्या आ रहा है, ट्रायंगल के वर्टिसेस आ रहे हैं। तो एग्जामिनर क्या कहता है कि भैया आपको क्या निकालना है, स्केलर एरिया निकालना है। तो भाई स्केलर एरिया कैसे निकाला जाता है, स्केलर एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से, ट्रायंगल का जो स्केलर एरिया होता है इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर्स ये बराबर होता है 1/2 वेक्टर ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए सी के साथ। तो पहले आपको ए बी और ए सी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो भैया पहले क्या निकालोगे, वेक्टर ए बी, सही है ना, नॉर्मल सी बात है, पहले वेक्टर ए बी निकालोगे। तो बेटा वेक्टर ए बी कैसे निकालोगे, ए बी का मतलब होता है सिंपल तरीके से बी माइनस का ए करना, बी माइनस का ए करना। तो ये क्या बन जाएगा, डायरेक्टली 1 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 और 0 माइनस का 1 माइनस का 1 आ जाएगा। सिमिलरली वेक्टर ए सी निकालेंगे फिर, तो वेक्टर ए सी कैसे निकालोगे, सी माइनस का ए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस का 1 0 0 माइनस का 1 माइनस 1 0 माइनस का 1 माइनस 1। तो इस तरीके से आपने ए बी भी निकाल लिया, ए सी भी निकाल लिया। अब फाइनली इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे। तो भाई क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया जाएगा, अगर मुझे वेक्टर ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है वेक्टर ए सी के साथ, ऊपर आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट के कंपोनेंट ए बी बराबर होगा 0 0 नेगेटिव 1, यहाँ पे आ जाएगा 0 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1। अब इसको सिंप्लीफाई करने के ऊपर जाएंगे तो आई कंपोनेंट जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है सबको इग्नोर, बाकी के 4 नंबर 0 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1, फिर माइनस का जे जिस कॉलम में आ रहा है सब इग्नोर, बाकी रो भी इग्नोर, ये आ जाएगा 0 0 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1, फिर आ जाएगा के फाइनली जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है सब इग्नोर, बाकी के 4 नंबर 0 0 0 नेगेटिव 1। तो ये बन जाएगा आई का आई नेगेटिव 1 इंटू 0 खत्म हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और चूंकि एक माइनस के फॉर्मूले का होता है तो माइनस का 1, फिर अब देखो इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे, नेगेटिव का जे एडिटिस का एडिटिस माइनस का 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर 0 इंटू माइनस 1 ये भी 0 ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर प्लस का के तो माइनस का 1 इंटू 0 ये तो खत्म हो गया, 0 इंटू 0 भी खत्म हो जाएगा। तो खाली आपके पास क्या आ रहा है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये आ रहा है 0 माइनस का 1 माइनस का 1 आई, बाकी जे कंपोनेंट भी 0 हो गया और के कंपोनेंट भी 0 हो गया। तो ये आपके पास ए बी क्रॉस प्रोडक्ट ए सी की वैल्यू आ गई। अब
चूंकि मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो भाई वन का नेगेटिव वन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन ही होगा। तो यानी कि आपके पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू किसके बराबर आएगी, वन के बराबर आएगी ना। आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर, के कंपोनेंट का स्क्वायर रूट के अंदर, तो भाई नेगेटिव के वन का स्क्वायर वन ही रहेगा। जे कंपोनेंट जीरो है, के कंपोनेंट भी जीरो, वैसे ही जीरो रहेगा। तो आपके पास सिंपल रूट वन क्या होता है, वन के बराबर। तो आपका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, वन के बराबर। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द ए बी इंटू ए सी। तो सिंपल तरीके से आपका आंसर हाफ के बराबर आ रहा होगा। आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा तेजी से सॉल्व करवा रहा हूँ, बट प्लीज रीजन इज डेट कि यार मैं थक चुका हूँ भाई, आज के बहुत सारे पेपर्स आए हुए थे, ये मेरी कोशिश है सारे सॉल्व करवा दूं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है कि भाई लिमिट एक्स अगर अप्रोच कर रही हो वन के ऊपर तो अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस का वन, ये क्वेश्चन है बेसिकली अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस का वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन अगर बराबर है 14 के, तो बताइए अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो भाई देखो, अगर तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे x की वैल्यू को प्लॉट करूंगा तो नीचे जीरो बन जाएगा। इसका मतलब पहले तो मुझे यहाँ पे एल हॉपिटल रूल को अप्लाई किया गया होगा। अगर मैं एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करूं तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा का अल्फा 2x का 2x माइनस के वन का डेरिवेटिव खत्म हो गया, और यहाँ पे x माइनस वन का डेरिवेटिव हो जाएगा सिंपल वन के बराबर, इक्वल टू के बाद 14 का 14। तो अब फाइनली अगर x अप्रोचेस टू 1 है, ये बन जाएगा अल्फा इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू के बाद 14, तो 2 1 2 7 14, तो 7 के बराबर आनी चाहिए मेरी नजर में वैल्यू। कैसे सॉल्व किया, बहुत सिंपल है यार। कि भाई यहाँ पे देखो एग्जामिनर क्या कह रहा था, लिमिट x अप्रोच कर रहा है वन के ऊपर, सही है, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस का वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इक्वल टू 14। तो भाई सॉल्व कैसे कर रहे हो, क्या पैटर्न होगा सॉल्व करने का, कि सिंपल तरीके से, क्योंकि मुझे साफ तौर पे दिख रहा था अगर x की वैल्यू में अगर नीचे भी वन डालूंगा तो नीचे इन्फिनिटी बन जाएगा, जीरो बन जाएगा नीचे। दैट्स द रीजन कि हमने पहले यहाँ पे एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करा, ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव अलग लिया, तो अल्फा कांस्टेंट है पहले आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, माइनस का वन का डेरिवेटिव जीरो हो गया, नीचे x माइनस वन का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, और इक्वल टू की तरफ 14 था। अब लिमिट को अप्लाई करवा दो, जहां जहां x आ रहा है वहां वन आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल आपके पास क्या बच गया, 2 अल्फा बच गया इक्वल टू 14, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से 7 के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि आई डॉट जे, आई डॉट आई, के डॉट के क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट होता है वन के बराबर, अनसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट होता है जीरो के बराबर। सिमिलरली सिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है किसके, जीरो के, और अनसिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है तीसरी वैल्यू के। तो आई डॉट जे ये तो वैसे जीरो हो गया, सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रहा है कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव, तो कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, भाई ये बराबर होता है हमारे पास सिंपल नेगेटिव के कॉसेक हाइपरबोलिक के स्क्वायर इनटू एक्स के, ये सिंपल इसके बराबर होता है ना, नेगेटिव का कॉसेक हाइपरबोलिक का स्क्वायर इनटू फंक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और फिर नहीं 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का पहले मैग्नीट्यूड लेना है फिर स्क्वायर करना है। सिंपलीफाई इसको नॉर्मल मेथड पे आप करवाओगे, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा को पहले सॉल्व करोगे रैशनलाइजेशन के ऊपर, तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा से डिवाइड, तो नीचे आ जाएगा आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ऊपर आपके पास सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 जाके आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर आयोटा जाके आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया 1 का 1 प्लस का टू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर नेगेटिव 1 होता है, ये वाला आयोटा स्क्वायर भी नेगेटिव 1 होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 1 तो 2 बन गया, 1 माइनस 1 खत्म हो गया, तो ये आ गया मेरे पास 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया आयोटा के बराबर, सही है। अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लेना है पहले, तो भैया मैग्नीट्यूड क्या होगा, आयोटा का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, आयोटा का मतलब है कि ये 0,1 है ना, क्योंकि भाई आपके पास रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपल इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये आ जाएगा सिंपल रूट 1 इज बेसिकली 1 के बराबर, और 1 का स्क्वायर क्या रहता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिंपल 1 के बराबर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सिंपली आपके पास 1 के बराबर, अगर तो क्वेश्चन ये था। और अगर क्वेश्चन ये आ रहा था, अगर ये ब्रैकेट्स थे, अगर ये मैग्नीट्यूड नहीं था बल्कि ये ब्रैकेट था, लेट सपोज, उस सूरत के अंदर भी देखो आपने अंदर वाली टर्म को सिंप्लीफाई किया तो आंसर आयोटा आया। अगर ये ब्रैकेट है, मुझे नहीं पता है ब्रैकेट है मैग्नीट्यूड है, क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर नहीं है, अगर तो ये ब्रैकेट है तो उस सूरत में आयोटा स्क्वायर बराबर होता है नेगेटिव 1 के, तो उस सूरत में नेगेटिव 1 मेरा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा बेटा देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास दो वेक्टर्स आ रहे हैं, तो बताइए वैल्यू ऑफ पी क्या होगी अगर दोनों वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हमेशा याद रखिएगा अगर तो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना, थीटा 90 डिग्री के बराबर होता है, तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। आपको एक वेक्टर गिवन है i माइनस का पी जे प्लस का के,
और दूसरा वेक्टर आपको क्या गिवन है, दूसरा वेक्टर आपको गिवन है बेटा सिंपल तरीके से 2i प्लस का j प्लस का p के। तो भाई i कंपोनेंट i से होगा तो 2 1 2 आ गया, माइनस का p जब प्लस के j से होगा सिंपल माइनस का p बचेगा, और प्लस का 1 के जब प्लस के p से होगा तो प्लस का p बचेगा इक्वल टू 0। भाई यहाँ पे तो नेगेटिव p से प्लस p खत्म हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि p खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इस फैक्टर के ऊपर p की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, p इन पे डिपेंडेंट ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि भाई स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन ऑन द मैट्रिसेस वर लाइक a डॉट b इज इक्वल टू 0 तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इस तरीके से सर क्वेश्चन पूछे हुए थे। एक और क्वेश्चन था कि सर न्यूमरेटर कैलकुलेट करना था। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना मेरा बेटा, ये अगेन अभी अभी तो इस तरह का क्वेश्चन देखा था पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, बस अब की बारी के अंदर एक बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन है। 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 है यहाँ पे, इक्वल टू के बाद एग्जामिनर कह रहा है ऊपर न्यूमरेटर क्या होगा। अगर नीचे आपको वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6, तो उसको ब्रेक डाउन करवा दोगे। इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करवा दूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। मेरे क्या क्या फैक्टर्स आए थे, मेरा एक फैक्टर होगा एक्स माइनस 2 और एक होगा एक्स माइनस का 3, सॉरी एक होगा एक्स प्लस का 2 और नहीं, एक अगर मैं इसको ब्रेक करवाता हूँ मिडिल टर्म को तो प्लस का 3x और माइनस का 2x माइनस का 6। हाँ सही है ना। तो माइनस करने के ऊपर बीच की वैल्यू बन रही है, मल्टीप्लाई करने के ऊपर वापस से नेगेटिव 6 बनेगा, बिल्कुल सही है। इसका मतलब मेरा एक फैक्टर आ जाएगा x को और कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, और अगर यहाँ से आप नेगेटिव 2 को कॉमन लोगे तो मेरा एक फैक्टर आएगा x प्लस का 3 अगेन, यानी कि दूसरा फैक्टर मेरे पास आएगा x माइनस का 2 का। सही है, आई वाज राइट, आई वाज परफेक्ट, बेहतरीन। तो भैया यानी कि ये दो फैक्टर्स आपके नीचे बन रहे होंगे। अब एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास क्या वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो आप बारी बारी अपने ऑप्शंस को उठा के डाल के चेक कर लो क्या कौन सी वैल्यू बन रही है। आपको ऑप्शन जो गिवन होंगे बारी बारी डाल के चेक करो कि भाई अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ। अगेन क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है कंप्लीट क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन का किसका है, बट अगर तो पार्शियल फ्रैक्शन पे अभी हमने ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर किया था, तो यानी कि भाई वो क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ ये क्वेश्चन। अब आई एम नॉट श्योर इधर इट इज अ पार्शियल फ्रैक्शन और द सिंपल न्यूमरेटर क्वेश्चन। अगर तो सिंपल न्यूमरेटर वाले तब तो फिर आप ऑप्शंस को डाल के भी चेक कर सकते हो। अच्छा खैर, अब ये पेपर 24 नवंबर का है मेरे ख्याल में, 24 नवंबर के बच्चे ने पेपर वाला दिया हुआ है। तो भाई मैं हर तरह के पेपर जो मेरे पास आ रहे होते हैं सॉल्व करवा रहा होता हूँ, 24 नवंबर का पेपर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर 1 बाय आयोटा प्लस 1 बाय आयोटा स्क्वायर 1 बाय आयोटा क्यूब आयोटा की पावर 4 फिर आयोटा की पावर 5 को सॉल्व करने को कह रहा है। तो भाई कैसे सॉल्व करोगे, 1 बाय आयोटा एज इट इज रहेगा, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, आयोटा क्यूब मेरा बेटे बराबर होता है आपके पास आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा के, तो आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू आयोटा के। तो आयोटा की पावर 4 क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा आयोटा की पावर 4 पॉजिटिव 1 होता है। आयोटा की पावर 5 क्या होगा, ये होता है आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 4 1 था तो ये सिंपल आयोटा के 1 इंटू आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, प्लस आयोटा से नेगेटिव आयोटा कट गया, फिर प्लस 1 से -1 कट गया, तो सिंपल 1 बाय आयोटा आपका आंसर होगा। इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करवाओगे, नेगेटिव का आयोटा से मल्टीप्लाई, नेगेटिव का आयोटा से डिवाइड, ताकि रैशनलाइज करवा सकें, तो ऊपर नेगेटिव आयोटा आ जाएगा, नीचे नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव आयोटा है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस 1 हो गया, तो नेगेटिव का आयोटा इज द करेक्ट आंसर। सम ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, भाई आपके पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता है 1 -1 आयोटा और नेगेटिव आयोटा। अगर इन सबका सम करोगे आपस में तो आंसर आता है 0 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है, और ये क्वेश्चन भी कल की क्लास में पढ़ा था, एचपी पे आया हुआ था, 1/a 1/b 1/c अगर एपी के अंदर है तो बी की वैल्यू क्या होगी। तो भाई अगर बल्कि नहीं इसको सॉल्व किया था, तो अगर ये एपी के अंदर आ रहा है तो सिंपल आप यहाँ पे मीन का फॉर्मूला अप्लाई करो। तो मीन क्या होता है, मीन होता है आपके पास एक्सट्रीम नंबर्स का एवरेज, यानी कि भाई सिंपल आपने जो पहला एक्सट्रीम नंबर है और जो दूसरा एक्सट्रीम नंबर है डिवाइडेड बाय 2 सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा जो भी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, तो बेटा e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये सिंपल तरीके से बराबर होती है e की पावर x के बराबर ही होगी, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन में नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन में नेचुरल एक्सपोनेंट आप उसका अप्लाई करते हो जो पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव होगा, तो x का डेरिवेटिव बाहर ऑलरेडी मौजूद है, तो सिंपल एक दफा नेचुरल एक्सपोनेंट कर लिख दोगे। अब ये वर्ड पाकिस्तान वाला दोबारा रिपीट कर रहा है, सिंगुलर मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, कंडीशन फॉर द टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। एक और बच्चे ने हमें अपने, अच्छा ये तो मैंने ऑलरेडी हम लोगों ने पहले कवर कर लिए थे। एक और ये पेपर आ रहा है कि भाई फंक्शन गिवन था 1/x इंटू कॉस 1/x, तो एग्जामिनर कह रहा था कि भाई इसको सॉल्व करो। अब ये वाले क्वेश्चंस आपको अगेन मैराथन के अंदर सर आफ्ताब ने भी करवाए थे, मैंने भी आपको बताए हुए हैं कि भाई ये वाले क्वेश्चंस पेपर में बहुत आ रहे हैं, अगर इसका वन टाइम डेरिवेटिव निकालना है तो भैया ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, भाई पहले 1/x वाले रहने दो, दूसरे वाले टर्म का डेरिवेटिव ले लो, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव होता है हमारे पास नेगेटिव के साइन के बराबर, और फिर एंगल का एंगल एडिटस आ गया, फिर एंगल का डेरिवेटिव लोगे, तो हमेशा याद रखिएगा 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है,
ये होता है पावर फॉर्मूला, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करके लिखते हो ना मेरे प्यारे बेटे, तो सेम काम यहाँ पे करोगे। तो 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा नेगेटिव का 1/x², फिर बीच में लगाओगे प्लस का साइन क्योंकि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एडिट करने दोगे, और जिस टर्म का नहीं लिया तो उसको अप्लाई करोगे, तो 1/x का अगेन डेरिवेटिव लोगे तो नेगेटिव का 1/x² बन जाएगा। यहाँ से नेगेटिव 1/x² को कॉमन ले लो, जो भी चीज कैलकुलेट करनी है उसको निकाल लो। इक्वल टू के इस तरफ 25π² भी है, तो तमाम टर्म को सिंप्लीफाई करना होगा। अच्छा यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन है, अब ये फंक्शन यहाँ पे सिंप्लीफाइड मुझे नहीं पता क्या गिवन है, 6/√π है या 6/5π है। तो 6/5π का मतलब क्या है, 6/5π का मतलब है 180, 180/π सिंप्लीफाई करते हैं हम तो। अच्छा ना, सही है ना, ये तो डिवीजन में है ना यार हाशिम भाई, ये भी तो देखें ना, ये आपके पास डिवीजन में एंगल मौजूद है। तो 1/x के अंदर अगर मैं x की जगह पे 6/5π को डालूं तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स प्रिंसिपल ये बन जाएगा 5π/6 के बराबर। सही है ना, 5π/6 बन गया। और 5π/6 क्या होता है, 180/π पे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, पाई से पाई कट गया, 6 3 18, 0 का 0, 5 3 150 डिग्री का एंगल गिवन है आपको। अगर सिंपल x आ रहा है तो वहां पे 150 डिग्री का एंगल आएगा। और साइन 150 क्या होता है, तो साइन 150 कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आ जाएगा 90 प्लस का 60। तो 90 प्लस 60 का मतलब ये है, 90 डिग्री का मतलब है कि भैया कॉस आएगा क्योंकि वर्टिकल लाइन के ऊपर है, और cos 60 डिग्री, तो 90 प्लस 60 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑलरेडी पॉजिटिव होते, तो cos 60 यानी कि 1/2। तो साइन 150 आपके पास होगा किसके बराबर, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो मैं डायरेक्टली सॉल्व करके बता रहा हूँ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको दिखने में मुश्किल लग रहा है, कहते हो मैं सॉल्व करवा देता हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है बट मैं सॉल्व करवा सकता हूँ। मैंने मेरे ख्याल में 200 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व करवा दूंगा आज की क्लास के अंदर। कि देखो इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्विंग कैसे करनी है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मार्क कर लो। ये क्वेश्चन बेसिकली आपके पास आ रहा है पेपर के अंदर, सही है ना, ये क्वेश्चन आ रहा है पेपर के अंदर। अभी राइट हैंड साइड को भूल जाओ, अभी सिंपल पहले इसका डेरिवेटिव लो। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला अप्लाई किया ना, तो 1/x को पहले लिख दिया। सिंपल कॉस का डेरिवेटिव होता है आपके पास किसके बराबर, नेगेटिव के साइन के, एंगल का एंगल आ गया, और फिर 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x का डेरिवेटिव होगा नेगेटिव का 1/x² के बराबर। सही है। अच्छा अब इसको आगे चलोगे, प्लस का साइन लगाओगे, जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके उसको एडिट रहने दोगे, जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं ले डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, तो 1/x का डेरिवेटिव होगा नेगेटिव का 1/x²। मैं वैसे अपने ऊपर जुल्म कर रहा हूँ मगर फिर भी चलो, नेगेटिव का 1/x² आपने पहले कॉमन लेके निकाल दिया, ब्रैकेट में क्या बचा 1/x, और ये नेगेटिव साइन अभी मौजूद है एक वाला, साइन 1/x, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव के बाद cos 1/x। अच्छा इक्वल टू के इस तरफ जो वैल्यू है ना वो एडिट वैल्यू मौजूद है। अब देखो आपको एग्जामिनर ने कहा था कि f प्राइम, और यहाँ पे आपको क्या गिवन है, f प्राइम 6/5π, ये आपको सॉल्व करना है। तो जहां जहां अब x आ रहा है ना वहां पे 6/5π को डाल दो, तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे 6/5π को डाल दो। चूंकि देखो ये इस x जो है ये डिवीजन में डिनोमिनेटर में, तो मैथ्स का बेसिक प्रिंसिपल इस्तेमाल होगा, जो नीचे वाली टर्म है नीचे से ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाएगी। तो आप डायरेक्टली काम कर सकते हो, अभी इसमें स्टेप करने की नीड नहीं है। नेगेटिव का नेगेटिव, तो भाई अब चूंकि x की वैल्यू किसके बराबर है 6/5π के, अब x डिवीजन में तो नीचे से ऊपर जाएगी ना, रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी। इतनी मैथ्स अगर आप नस का टेस्ट दे रहे हो तो आनी चाहिए, तो अब डायरेक्टली करना है इसको। ये बन जाएगा आपके पास 5π का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सिंपल नेगेटिव का नेगेटिव, इधर भी ये पलटा खा के लिखा जाएगा, क्योंकि जब मैं x के अंदर ये x की वैल्यू डालूंगा, चूंकि एक से ज्यादा टर्म डिवाइड हो रही होंगी तो नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी। ये बन जाएगा 5π/6 के बराबर। अच्छा साइन 1/6 में क्या होगा, साइन के अंदर भी ये वाली फनकारी होगी, तो बन जाएगा साइन 5π/6 के बराबर। फिर प्लस का प्लस, कॉस का कॉस, और कॉस में भी वाला काम होगा, तो कॉस 5π/6 के बराबर बन जाएगा। और इक्वल टू के इस तरफ 25π² वो फनकारी चलती जा रही है। सही है। अच्छा अब मजे की चीज, इक्वल टू के इस तरफ क्या है, देखो इक्वल टू के इस तरफ मौजूद है। अबे मजे का क्वेश्चन है तो भाई मुझे मुस्कुराना आ रहा है, क्यों, क्योंकि इक्वल टू के इस तरफ ये मौजूद था। तो देखो 5 का स्क्वायर और पाई स्क्वायर से ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अच्छा आपस की बात है, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो भाई। इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 36 4 * 144, तो आपकी तो पूरी टर्म सिंप्लीफाई हो गई एक तरीके से। अच्छा पूरी टर्म सिंप्लीफाई हो गई, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया कुछ भी नहीं बचा, नेगेटिव साइन खाली बाहर मौजूद है। तो नेगेटिव अगर ब्रैकेट को ओपन करो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का, ये बन गया 5π/6, यहाँ पे आ गया साइन 5π/6 प्लस माइनस, क्योंकि बाहर वाला जो नेगेटिव साइन था इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये बन गया cos 5π/6। यार साइंस की गलती हो सकती है, इतना मुझे पार्डन ऑफ करिएगा, बड़ी मेहनत से लिखा है। सही है। और इक्वल टू के बाद क्या आ गया, इक्वल टू के बाद मेरे पास a² डिवाइडेड बाय 4 बच रहा है। अब साइन 5π/6 की वैल्यू निकाल लो, साइन 5π/6 क्या होगा, देखो 5π/6 इसके बराबर होता है,
5 पाई/6 को अगर चेक करना है तो आप इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई करो, ताकि डिग्री में कन्वर्ट कर लो। पाई से पाई कट गया, 6 3 इज 18 और 5 3 इज 15, तो ये बन गया 150 के बराबर। तो साइन 150 किसके बराबर आंसर देगा? साइन 150 की वैल्यू कैसे निकालोगे? ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, बैच के अंदर ये चीज पढ़ाई थी मैंने, ये बन जाएगा 90 प्लस का 60। सही है। तो चूंकि रेफरेंस एंगल वर्टिकल लाइन से आ रहा है, तो चूंकि रेफरेंस एंगल आपका वर्टिकल लाइन से आ रहा है, तो क्वेश्चन में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है आंसर में वो चेंज हो जाएगा, कॉस बन जाएगा और ये 60 का 60, तो कॉस 60 और 90 प्लस 60 जो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस 60 किसके बराबर होगा? 1/2 के बराबर होगा। सिमिलरली अगर मुझे कॉस 150 निकालना है तो कॉस 150 क्या होगा? कॉस 150 होगा कॉस 90 प्लस का 60। 90 चूंकि रेफरेंस एंगल आपका वर्टिकल लाइन के ऊपर है, तो क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आंसर में चेंज हो जाएगा, इस साइन का साइन बन जाएगा साइन 60 और 90 प्लस 60, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का साइन 60 यानी कि नेगेटिव का √3/2। जिसको समझ में आ गई ये चीज उसका भी भला, जिसको ना समझ में उसका भी भला, उसने ट्रिगोनोमेट्री इसका मतलब हमसे नहीं पढ़ी हुई। तो खैर, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 5 पाई/6 का 5 पाई/6 और साइन 5 पाई/6 बराबर है 1/2 के, माइनस का साइन और कॉस 5/6 बराबर है नेगेटिव का √3/2 के, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का √3/2 हो गया, इक्वल टू के बाद a²/4। अब इसको बैठ के अगर मैं सिंप्लीफाई करवा लूं तो ये क्या बन गया? ये बन गया मेरे पास सिंपल 5 पाई का 5 पाई और नीचे आ गया 6 2 इज 12 प्लस का √3/2 इक्वल टू के बाद a²/4। अब बेसिक अलजेब्रा करके इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन 50 सेकंड में सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आ रहा था। एक और क्वेश्चन जो हमारे पेपर के अंदर आया, अब ये बिजनेस मैथ्स का क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ये वाला जो क्वेश्चन है किसका? ये बिजनेस मैथ्स का है। कि एग्जामिनर क्या कह रहा है, यानी कि आपके पास 10 बिजनेस स्कूल का LLB वाला क्वेश्चन आ रहा है कि भाई 2 pumps A and B, pump A empty the pool in 4 hours and pump B empty the pool in 6 hours. When the two pumps are working together, what time will it take to empty the 50% of the pool? तो भैया आप सबसे पहले देखो कि पंप A का रेट क्या है। भाई पंप A चूंकि 4 घंटे में पूल को एम्प्टी कर रहा है, तो उसका रेट आपके पास होगा 1/4 के बराबर। पंप B चूंकि 6 घंटों में पूल एम्प्टी कर रहा है, तो बराबर होगा किसके? 1/6 के बराबर। अब कंबाइन रेट निकाल लो। कंबाइन रेट कैसे निकालोगे? A प्लस B करके, तो वो किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा मेरे पास सिंपल दोनों रेट्स को ऐड कर दो तो 1/4 प्लस 1/6, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सिंपल 4 3 12 एंड 6 2 12 ना, 4 3 इज 12 और 6 2 12 होता है, तो ये आ जाएगा सिंपल 12 ऊपर 3 इधर और 2 इधर, क्योंकि भैया एलसीएम आपने लिया है, तो ये आ जाएगा रेट आपके पास 5/12 के बराबर। कि यानी कि भैया अगर ये दोनों पंप ए जो है पूल एम्प्टी करता है 4 घंटों में, तो उसका रेट आ गया था 1/4। पंप बी एम्प्टी करता था पूल 6 घंटों में, उसका रेट आ गया 1/6 के बराबर। दोनों मिलकर अगर एम्प्टी कर रहे होंगे तो कितना टाइम लगेगा? 5/12 पर आवर के ऊपर। अब आप सिंपल तरीके से टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करो। दुनिया में टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम के, सॉरी टाइम पीरियड बराबर होता है किसके? वर्क अपॉन रेट के। तो भैया हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या डेटा गिवन था? हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वर्क भी गिवन था, सॉरी क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन था भैया? हमारे पास हमें टाइम कैलकुलेट करना है, और वर्क कितना है? वर्क 50% है ना, वर्क क्या है? वर्क 50% है, वर्क गिवन है क्वेश्चन के अंदर। व्हेन द टू पंप्स आर वर्किंग टुगेदर व्हाट टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द 50%? आपको क्वेश्चन के अंदर बेसिकली यहाँ पे क्या गिवन है? आपको क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे वर्क गिवन है कि 50% अगर पूल एम्प्टी करना है, तो 50% का मतलब है 1/2 और कंबाइन रेट क्या था? 5/12 के बराबर। सॉल्व कर लोगे आपका टाइम आ जाएगा यहाँ पे सिंपल तरीके, जो भी टाइम आपका है तो क्या आ जाएगा? 2 1 6 12 और ये आ जाएगा 1/6/5, 6/5 आ जाएगा। 6/5 को सिंप्लीफाई कर लो, क्या बनेगा? 6 को अंदर डाला, 5 को मैंने बाहर रखा, 5 1 इज 5, एक बचा, डेसिमल लोगे 0 5 2 इज 10, तो 1.2 आवर्स के बराबर आ रहा होगा। अभी मैंने जल्दी सॉल्व किया, इसको खुद से सॉल्व चेक कर सकते हो। अच्छा ये नहीं है, इंजीनियरिंग में पेपर में आया भाई, हसनैन के पेपर में आया हुआ है सर। डेरिवेटिव के आज 5 से 6 सवाल थे, बाकी यार ये तो मैंने बाकी सारे मैंने बता दिया था। फिजिकल ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच प्रोफेसर आफ्ताब, मैथ्स का क्वेश्चन बहुत इजी था। अच्छा ये एक और एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये किसी ने सॉल्यूशन मुझे भेज दिया था, मुझे नहीं पता किसने भेजा था, डायरेक्टली सॉल्यूशन पास्ट पेपर्स के अंदर आ गया कि भाई देखो हमारे पास जो नेक्स्ट पहले नंबर के ऊपर जो पेपर एग्जिस्ट कर रहा है, ये आज के 25 नवंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो 25 नवंबर के अंदर जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आया, इसमें एग्जामिनर कहता है लिमिट एन अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, तो एन की पावर 1/n किसके बराबर होगा? यानी कि एन के कांस्टेंट है या कोई भी चीज आ रही है, वेरिएबल आ रहा है, उसकी पावर 1/n आ रहा है, सही है ना? तो भाई बेसिकली क्वेश्चन बेसिकली ये गिवन है कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है कहां पे? इन्फिनिटी के ऊपर, और यहाँ पे फिर x की पावर में आपको गिवन है 1/x। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूले का अप्लाई कर सकते हैं। एक बेसिक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, a की पावर b। a की पावर b किसके बराबर होता है भाई? a की पावर b हमारे पास दुनिया में बराबर होगा e की पावर जो भी b आ रहा है वो, और ln का ln a का a। ये बेसिक आइडेंटिटी होती है ना हमारे पास, इसी आइडेंटिटी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे।
कि भाई सिंपल तरीके से हम इसी आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हैं, तो ये मेरा a बन गया, ये मेरे पास मेरा b बन गया, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हमारे पास सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा e का e एज इट इज, और पावर के अंदर b बराबर है 1/x के इंटू ln का ln x का x। तो यानी कि इसको अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लिखो, बेसिकली ये बन गया e की पावर के अंदर ln x बाय x। अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट को अप्लाई करने के ऊपर जाऊं, तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि चूंकि मेरी लिमिट अप्रोच कर रही है कहां पे, इन्फिनिटी के ऊपर, क्योंकि मेरी लिमिट इन्फिनिटी के ऊपर अप्रोच कर रही है, और ये बन गया ln x डिवाइडेड बाय x, तो ये जो डायरेक्टली बराबर होगा 0 के। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई ln इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी, नीचे भी क्या आ रहा है x की जगह पे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आपके पास एल हॉपिटल रूल को अगर आप अप्लाई भी करते हो, ln x का डेरिवेटिव ऊपर 1/x हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, क्योंकि भैया जब कभी आप डिवीजन में इन्फिनिटी आ रहा हो, इन्फिनिटी बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय 0 की, नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। तो मेरे पास ओवरऑल आंसर क्या आ रहा होगा, e की पावर 0, तो e की पावर 0 दरहकीकत किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एग्जिस्ट कर रहा है पेपर के अंदर, यहाँ पे एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है, जरा वो भी चेक कर लेते हैं भाई, कि एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर, कि भाई लिमिट फाई अप्रोच कर रही है 0 के ऊपर, तो एग्जामिनर कह रहा है कि भैया साइन फाई डिवाइडेड बाय फाई किसके बराबर होगा, यानी कि भाई ये क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो इस केस के अंदर क्या करेंगे, कि हमें ये बात मालूम है, तो सिंपल आपके पास फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है, दुनिया के अंदर कभी भी अगर आपका थीटा अप्रोच कर रहा हो 0 के ऊपर, तो भाई साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा किसके बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है 1 के, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिंपल 1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है, इफ द फंक्शन ऑफ t इज x इज इक्वल टू phi t, इफ अ फंक्शन ऑफ t, इफ x इज अ फंक्शन ऑफ t, अब ये नहीं पता इस क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि इफ x इज फंक्शन ऑफ t देन x इज इक्वल टू phi t देन द इंटीग्रल ऑफ fx। अगर तो ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई phi t है, इसका इंटीग्रल निकालना है, आई डोंट नो, क्वेश्चन बेसिकली गिवन किया है भाई, क्वेश्चन यहाँ पे सिंप्लीफाइड नहीं, इफ x इज अ फंक्शन ऑफ t, अगर x फंक्शन है t का, ओके, i.e. देयरफॉर x इज, या ex लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है यहाँ पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर, अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जामिनर कह रहे हैं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 6 टर्म इन x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x होल पावर में -5। अगर तो ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है, तब तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई क्वेश्चन तुम्हारे पास आया हुआ है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x होल पावर में -5। आपको यहां पे क्या निकालना है, आपको 6 टर्म का कोफिशिएंट बताना है। तो भाई देखो यहां पे a किसके बराबर होगा, a बराबर है हमारे पास किसके, a बराबर है आपके पास x के, b बराबर है किसके पास 2 डिवाइडेड बाय x के। यहां पे पावर क्या है, नेगेटिव के अंदर है, ये चीज यहां पे पॉइंट है नोट करने वाला, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। यहां पे n किसके बराबर गिवन है आपको, -5 के। अच्छा अगर आपको छठी टर्म का कोफिशिएंट बताना है, तो r क्या होगा, r होता है रिक्वायर्ड टर्म माइनस का 1, तो इट शुड बी इक्वल टू 5। सही है। अब जरा लॉजिकली एक बात समझिएगा, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो कभी भी अगर आपके पास बाइनोमियल टर्म के ऊपर पावर नेगेटिव के अंदर हो, तो फिर इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है कि आप अपना कॉम्बिनेशन कैसे निकालोगे। भाई बाइनोमियल टर्म का तो फॉर्मूला होता है ना, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन आर, ए की पावर के अंदर आता है एन माइनस का आर इंटू बी की पावर आर। तो भाई यहां पे देखो आपके पास n क्या है, n आपके पास नेगेटिव का 5 है, कॉम्बिनेशन और r किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अब पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। इसको सही कैसे करेंगे, तो बेटा देखो कभी भी दुनिया के अंदर अगर पावर आपकी नेगेटिव हो, इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है कि कभी भी बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर आपके पास नेगेटिव के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो, तो भाई लेट सपोज इसको लिखने का तरीकेकार ये होता है कि नेगेटिव का n इंटू के, और ये आपके पास सिंबल कॉम्बिनेशन का सिंबल, ये बराबर होता है किसके, -1 की पावर k, और देन आगे हमारे पास होता है n प्लस का k माइनस का 1, और नीचे आता है k का k। सही है। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे n किसके बराबर था, ये आपका n है, ये आपका k है। तो इसको मैं अगर तरीके से अगर लिखूं तो नेगेटिव का 5 मेरा n आ गया, यानी कि n मेरा क्या है 5 है आसान भाषा में, और k क्या है, k मेरे पास आ रहा है सिंपल पॉजिटिव 5k। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा -1 की पावर में k यानी कि 5, और आगे ये कॉम्बिनेशन का सिंबल n प्लस k, तो ये बन जाएगा 5 प्लस का 5 माइनस का 1, और k बराबर था 5 के। इसको अब आप सॉल्व कर लो तो -1 की पावर 5 यानी कि -1
देन 5 प्लस का 5, 10 माइनस का 1, ये 9 कॉम्बिनेशन 5 बन जाएगा। तो नेगेटिव का 9 कॉम्बिनेशन 5 विल बी चेंज टू, यानी कि भाई नेगेटिव का 5, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव का 5 कॉम्बिनेशन 5 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारे पास 9 कॉम्बिनेशन 5 के। रिमेंबर दिस थिंग। तो अब अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो 9 कॉम्बिनेशन 5 का आंसर निकालोगे आप, क्या बन जाएगा, 9 फैक्टोरियल, नीचे 9 में से 5 जाएंगे तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इसको फर्दर एक्सपेंड करवाओगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 5 फैक्टोरियल पे रोक दोगे, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, तो ये हो जाएगा 8 1 8 एंड 8 3 इज 24, 3 1 3 एंड 3 इज 9, तो 7 6 इज 42 और 42 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 एंड 4 3 इज 12, तो ये आ गया नेगेटिव का 126। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास ये नेगेटिव का 5 कॉम्बिनेशन 5 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई नेगेटिव का 126 के, और a किसके बराबर था, a बराबर था x के, तो x की, तो यहाँ पे देखो अब सिंपल तरीके से n माइनस का r, तो n बराबर था नेगेटिव के 5 के, तो सिंपल तरीके से यहाँ पे अब आपने लिख देना है, अल्लाह भला करे, नेगेटिव 5 के माइनस का साइन, r बराबर था 5 के, b किसके बराबर है, b बराबर है 2 डिवाइडेड बाय x के, और पावर में क्या होगा r यानी कि 5, क्योंकि कोफिशिएंट निकालना है तो आपको वेरिएबल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से सॉल्व कर लीजिए। नेगेटिव का 126 126 एज इट इज, और 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है 32 के बराबर, तो सिंपल आप 126 को 32 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो क्या बन जाएगा, 6 2 12 का 2, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 2 1 इज 2, क्रॉस का क्रॉस, 6 3 इज 18 का 8 और 1, 3 2 6 और 1 7 एंड 3 1 इज 3, 2 का 2 8 और 5, 5 और 4 12, 8 और 5 13 का 3 और 1 7 और 3 10 का 0 और 1 4032, नेगेटिव का 4032 शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, न्यू कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपने कभी भी पावर नॉर्मली नेगेटिव के अंदर नहीं पढ़ी हुई होती, तो नेगेटिव में अगर पावर आ रही हो तो इस पैटर्न के ऊपर फिर सॉल्व होगा। क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद था जहां पे एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द कोफिशिएंट, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है फाइंड द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इफ साइड बी इज 6 यूनिट एंड साइड सी इज 2 यूनिट्स एंड एंगल ए इज 120 डिग्री। अब देखो हमारे पास ये जो क्वेश्चन आ रहा था इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कि यहाँ पे आपको साइड बी की वैल्यू गिवन है 6 के बराबर, साइड सी की वैल्यू गिवन है 2 के बराबर, और उनके दरमियान का एंगल आपको गिवन है 120 के बराबर। क्या मुश्किल चीज है भाई, सिंपल तरीके से हमें क्या निकालना है, तीसरी साइड कैलकुलेट करनी है, साइड ए। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा अगर कभी भी आपको दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो भाई आपके पास सिंपल तरीके से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपके पास कोसाइन लॉ का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2bc, और आगे आ जाएगा कॉस अल्फा का कॉस अल्फा। तो भाई सिंपल तरीके से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बी का स्क्वायर, बी बराबर है 6 यूनिट के, सी बराबर है 2 के, तो 6 का स्क्वायर 36 एंड 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस का 2b इंटू सी, तो 6 2 इज 12, डायरेक्टली लिख देते हैं, और cos 120 का cos 120 आ गया, 36 प्लस का 4 40 हो गया, 12 2 इज 24, और cos 120 किसके बराबर होगा भाई, cos 120 को कैसे सॉल्व करोगे, ये वाला पेपर एक इंटरेस्टिंग पेपर है, मजे का पेपर है, और आपके पास डिफिकल्ट पेपर है एज कंपेयर टू नॉर्मल। ये आ जाएगा cos 90 प्लस 30 के, तो 90 प्लस 30 किसके बराबर होगा भाई, देखो ये आपके पास आ जाएगा सिंपल 90 प्लस 30 का मतलब है आपके पास चूंकि रेफरेंस एंगल वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा आपके पास चूंकि रेफरेंस एंगल वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, जब कभी आपका रेफरेंस एंगल वर्टिकल लाइन का होता है तो क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, आंसर में चेंज हो जाता है, ये बन जाएगा sin 30, और 90 प्लस 30 चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव का sin 30 बन गया, तो नेगेटिव के sin 30 का मतलब है नेगेटिव का 1/2। इसको अगर सिंप्लीफाई करवाओ तो नेगेटिव नेगेटिव एक तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पहले नंबर के ऊपर 2 1 2 into 12 that is 24, तो 40 प्लस का ये 12 बन गया, 40 में 12 का इजाफा करोगे तो 52 बन गया, तो आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू 52 आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास √52 के बराबर। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, a की वैल्यू 52 आ गई। इसको अगर फर्दर सॉल्व करना चाहो तो वहां पे डिपेंड करता है कैसे, क्या देखो 52 क्या होता है, 52 a इज इक्वल टू √52 लिख दो, नहीं तो इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे 52 होता है हमारे पास 13 4 भी तो होता है ना, तो 4 बाहर जाएगा तो बन जाएगा 2√13 के बराबर। एक तरीका सॉल्व करने का ये भी हो सकता है, सही है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर ये फिजिक्स के क्वेश्चन अब आ रहे हैं कि भाई बच्चे ने अपने फिजिक्स के क्वेश्चन बताए हुए हैं कि इन 24 आवर्स द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई बिकम 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल, what is the half life, then when f is equal to 1 newton, d is equal to 1 meter and phi is 135 degree, what is the work, heat released by the engine is 1/3 and the heat taken by it, what is the efficiency of the engine, when a man build a machine which do work without the consumption of the energy, this asserts first law, second law, थर्ड लॉ, या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक वैलिडेट हो रहा है, यहाँ पे रिफ्यूज हो रहा है, रिफ्यूटेड हो रहा है, तो ये आपके पास ओवरऑल पेपर आया भाई। ये पेपर एक अच्छा पेपर था, तगड़ा पेपर था मेरे नजदीक।
एक और बच्चे ने अपने क्वेश्चंस को शेयर किया, सर कॉनिक के 3-4 सवाल आए हुए थे, एनालिटिकल ज्योमेट्री के 20-25 क्वेश्चंस थे, डेरिवेशंस आपके पास डेरिवेटिव के थे। अच्छा, कॉनिक के 3-4 सवाल आए थे, एनालिटिकल ज्योमेट्री के 20 थे और 25 क्वेश्चंस डेरिवेटिव के थे, 3-4 लिमिट्स के थे, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, परम्यूटेशन और थ्योरी टाइप क्वेश्चंस थे कुछ। फिजिक्स में डायमेंशन ऑफ यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एंड इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर्स और न्यूक्लियर मॉडर्न फिजिक्स ज्यादा थी। इसके अलावा बच्चा बताता है हाउ मेनी वर्ड्स द पाकिस्तान कैन बी रिटन बिगिन विद द पी परमुटेशन। अब देखो इसका मतलब क्या है कि आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि वर्ड पाकिस्तान ही कैन रिटन, ये वर्ड पाकिस्तान है या पाकिस्तानी है, कोई भी वर्ड आ जाए आपके पास, कोई भी वर्ड आ जाए, अगर एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है कि भाई वर्ड पाकिस्तान को लिखना है, जहां पे हर वर्ड जो स्टार्ट हो ना वो पी से स्टार्ट हो, यानी कि उसने पी को फिक्स कर दिया, यानी कि भाई मैं कहता हूं कि तुम जो भी इससे वर्ड बनाओगे ना पी फिक्स हो गया, तो पी को आप निकाल दो, वो अरेंज नहीं होगा अब, तो बाकी वर्ड्स आपके अरेंज होंगे। तो कितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 अल्फाबेट्स आ रहे हैं रिमेनिंग, तो 7 फैक्टोरियल होगा। अच्छा, क्या इनमें से कोई लेटर रिपीट कर रहा है, इन 7 में से क्या कोई लेटर रिपीट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ए रिपीट करता है, तो नीचे रिपीटिशन का आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल रिपीटिशन का, तो सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है कि भाई आपने सिंपल तरीके से, चूंकि एग्जामिनर ने यहाँ पे कहा हुआ कि वर्ड पी से हमेशा स्टार्ट होना चाहिए, तो आपने पी को फिक्स कर दिया, पी को आप अरेंजमेंट में काउंट नहीं करोगे, बाकी रिमेनिंग लेटर्स को आप अरेंजमेंट में काउंट करोगे। पाकिस्तानी आ रहे हैं तो इसको भी आप इसी पैटर्न पे देख सकते हो कि यहाँ पे पी को फिक्स कर दो, रिमेनिंग लेटर्स का फैक्टोरियल निकाल लोगे सिंपल तरीके से। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन आपके पास गिवन है, अल्लाह भला करे। तुम्हारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास टेंजेंट एक्स अगर बराबर है 2 टाइम्स ऑफ द कॉट एक्स के और ये 0 से लेकर 2 पाई के इंटरवल पे बिलोंग कर रहे हैं, तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो भाई देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आ रहा है कि टेंजेंट एक्स बराबर है किसके, 2 टाइम्स ऑफ दी कॉट एक्स के। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करवाओ तो कैसे करवाओगे भाई, टेंजेंट एक्स का टेंजेंट एक्स, 2 का 2 एज इट इज, कॉट बराबर होता है किसके, 1 बाय टेंजेंट एक्स के, तो टेंजेंट एक्स डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आप अंडर रूट जब दोनों तरफ लोगे तो ऑब्वियसली आपके पास आंसर आ जाएगा टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का √2। अब अगर मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू चाहिए तो भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी एक दफा टेंजेंट इनवर्स पॉजिटिव √2 के लिए और एक दफा होगी नेगेटिव √2 के लिए। एक्स की मेरे पास दो तरह की वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती हैं। अब हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली आंसर क्या मौजूद था, मगर एग्जामिनर ने क्या कहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास 0 से लेकर 2 पाई के इंटरवल के ऊपर, तो यहां पे फिर एजम्पशन बेस्ड काम करोगे कैसे कि देखो हमें ये बात मालूम है, तो बेटा देखो हमें जैसे कि बात मालूम है कि दुनिया के अंदर हमारे पास अब टेंजेंट इनवर्स √2 का मतलब क्या है, देखो √2 बराबर होता है 1.4 के, ये बात सारे बच्चे मानते हो ना। तो अगर आपको अपना एंगल बताना है कि 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान कहां लाई कर रहा है, तो भाई उसके पीछे फिर रीजन क्या होगा, आप कैसे बताओगे, अप्रोक्सीमेशन के ऊपर। कैसे कि हमें पता है टेंजेंट इनवर्स 0 बराबर होता है 0 के, सिमिलरली हमें ये भी पता है कि टेंजेंट इनवर्स 1 जो होता है ना, टेंजेंट इनवर्स 1 ये बराबर होता है 45 डिग्री यानी कि π/4 के, ऐसा ही है। और टेंजेंट इनवर्स आपके पास जो √3 होता है, टेंजेंट इनवर्स √3 ये बराबर होता है 60 डिग्री के यानी कि π/3 के, और टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी पे बराबर होता है 90 डिग्री के यानी कि π/2 के। तो टेंजेंट बेसिकली ऐसा ऐसा क्या हो रहा होता है आपके पास, सिंपल तरीके से अल्लाह भला करे कम हो रहा होता है, नॉर्मल सी बात है ना भैया। आपके पास सिंपल तरीके से आपके पास इसकी अगर आप वैल्यूज देखो, आपकी अगर आप इसकी वैल्यूज देखो तो भैया 1 क्या होता है, 1 सिंपल 1 है, √3 का मतलब है 1.7, तो √2 बराबर है 1.4 के, तो जाहिर सी बात है √2 जो होगा वो इन दोनों के दरमियान में कहीं लाई कर रहा होगा, तो आपका आंसर π/4 और π/3 के दरमियान का कुछ होगा। अब हमें ऑप्शंस तो नहीं पता, तो अप्रोक्सीमेशन के ऊपर ही हम खाली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेशन के ऊपर इसका आंसर क्या होगा, जो भी आपको ऑप्शंस गिवन होंगे उसके ऊपर आप फिर चेक कर रहे होगे। सिमिलरली देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कह रहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक जगह पे मौजूद है एक्स स्क्वायर, फिर आगे आ रहा है वाई स्क्वायर, फिर आ रहा है माइनस का 3x इंटू वाई इक्वल टू 0। अब एग्जामिनर कह रहे हैं dy/dx बताओ, तो कभी भी अगर आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाए या एक्सप्लिसिट फंक्शन आ जाए, तो यहाँ पे अब आप अपना डेरिवेटिव कैसे निकालते हो भाई, इसका dy/dx कैलकुलेट करने की एक शॉर्टकट होता है। dy/dx निकालने का शॉर्टकट ये होता है कि नेगेटिव का आप साइन लोगे, एक दफा कंप्लीट इक्वेशन का आप डेरिवेटिव लोगे, एक दफा आप कंप्लीट इक्वेशन का डेरिवेटिव लोगे अदर वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हुए, यानी कि भाई अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहा हूं तो अदर वेरिएबल y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। फिर डिवीजन में एक दफा आप डेरिवेटिव लेते हो y के रिस्पेक्ट से कीपिंग अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x के बराबर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, अकेले आ रहा है 0 हो जाएगा 3xy। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ आ रहे हैं, तो भैया 3y एज अ कांस्टेंट पहले आ जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। नीचे डिवीजन में क्या होगा,
नीचे डिवीजन के अंदर हमारे पास सिंपल तरीके से क्या काम होगा कि भाई आपके पास सिंपल तरीके से अल्लाह भला करे हमारे पास नीचे डिवीजन के अंदर आप y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आ जाएगा और माइनस के 3xy के डेरिवेटिव के अंदर 3x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा सिंपल 0 माइनस का माइनस 2x माइनस का 3y और नीचे डिवीजन के अंदर ये हो जाएगा सिंपल 2y माइनस का 3x। दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द dy by dx। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास फंक्शन आ रहा है x की पावर 4 प्लस का 2 देन विच फंक्शन इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है या नीदर है। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि देखो एग्जामिनर यहाँ पे क्या कह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि तुम्हारे पास एक फंक्शन है fx की वैल्यू आ रही है x की पावर 4 प्लस का 2, तो बताइए ये फंक्शन इंजेक्टिव होगा या बाइजेक्टिव होगा। पहले तो आप चेक कर लो कि यहाँ पे आपको आउटपुट सिमिलर मिल रहा है या नॉन सिमिलर मिल रहा है, क्योंकि भाई इंजेक्टिव की कंडीशन ये होती है कि हमेशा आपको यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। तो अगर मैं लेट सपोज x की जगह पे प्लस का 1 डालता हूं जहां जहां x आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 की पावर 4 प्लस का 2, तो आंसर आएगा 3 के बराबर। अच्छा अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव का 1 डालता हूं तो उस सूरत में भी नेगेटिव 1 की पावर 4, चूंकि 4 एक इवन नंबर है तो यहाँ पे सिंपल 1 ही आएगा, प्लस का 2 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। दोनों सूरतों के अंदर सेम आउटपुट आ रहा है, तो बेटा कभी भी इंजेक्टिव फंक्शन तो नहीं हो सकता। क्या ये बाइजेक्टिव हो सकता है, उसके लिए आपको रेंज देखनी पड़ेगी, क्या रेंज के अंदर हर किस्म का नंबर इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो अगर आप इसकी रेंज देखना चाहोगे, देखो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस का 2। तो भैया देखो अगर मैं इसकी रेंज देखना चाहता हूं तो मुझे एक चीज तो मालूम है, अगर मैं नेगेटिव की वैल्यू डालूं या पॉजिटिव की वैल्यू डालूं हमेशा 2 से बड़ा आंसर आएगा, क्योंकि देखो नेगेटिव की वैल्यू डालोगे तब भी पावर 4 है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगी, प्लस का 2 अप्लाई होगा तो बड़ा नंबर ही बनेगा। अगर मैं x की जगह पे 0 भी डाल दूं तब भी एटलीस्ट 2 तो मिलेगा मिलेगा, यानी कि मेरे जो भी आंसर होगा वो या तो 2 होगा या 2 से बड़ा कोई नंबर होगा, यानी कि या तो मेरे पास वो क्या होगा 2 होगा या 2 से बड़ा कोई नंबर होगा, उससे छोटा कोई पॉसिबल नहीं है। तो ये तमाम रियल नंबर्स के ऊपर सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तमाम रियल नंबर्स के ऊपर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये कभी भी सर्जेक्टिव यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं कर रहा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास नीदर का, क्योंकि देखो बात समझो ना भाई, जो फंक्शन गिवन है इसकी रेंज देखो, रेंज कहते हैं आउटपुट को, तो अगर आप 0 भी डालते हो x की जगह के ऊपर तो आंसर में 2 तो मिलेगा कम से कम, और अगर नेगेटिव में डालोगे तो जाहिर सी बात है स्क्वायर जो है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, तब भी आंसर 2 से बड़ा मिलेगा। पॉजिटिव डालोगे तब तो 2 मिलेगा ही मिलेगा, आपको 2 से बड़ा कोई नंबर मिलेगा ही मिलेगा, तो इसका मतलब आंसर 2 या होगा या 2 से बड़ा होगा हमेशा। तो रेंज इसकी 2 या 2 से बड़े की है, तो ये आपके पास अल्लाह भला करे बाइजेक्टिव को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि भैया तमाम रियल नंबर्स के ऊपर ये फॉलो अप नहीं हो रहा, सही है ना भैया। तो इसका मतलब नीदर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास लिमिट बराबर है इन्फिनिटी के, लिमिट अगर आपके पास बराबर है इन्फिनिटी के तो बताइए ln x क्या होगा। तो भाई हमेशा याद रखिएगा कभी भी अगर आपकी लिमिट इन्फिनिटी पे जा रही हो और ln x किसके बराबर होता है, भाई इसका सिंपल सा आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी के बराबर ही होता है। तो ln इंटू ln इन्फिनिटी क्या होगा, ये भी आपके पास क्या होगा, इन्फिनिटी के बराबर ही होगा, ये बेसिक चीज है। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास एक और स्टूडेंट ने अपने तमाम के रिव्यूज को भेजा है कि भाई मैथ से स्टार्ट करते हैं। मैथ्स वाला पोर्शन सबसे टफ था, कॉनिक सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ट्रिगोनोमेट्री इतनी ज्यादा नहीं थी, वेक्टर्स के भी काफी सारे सवाल आए हुए थे और 3-4 सीक्वेंस सीरीज की आए हुए थे, इंटीग्रेशन से भी काफी थे, डेरिवेशन का ज्यादा नहीं था, कुछ क्वेश्चंस लिमिट में से भी आए थे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेकंड ईयर से ज्यादा था। फिजिक्स का पोर्शन ज्यादा टफ नहीं था, बट उसमें सेकंड ईयर से ज्यादा क्वेश्चन थे, थ्योरेटिकल ज्यादा थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन से बहुत सारे क्वेश्चन थे। ऑन दी अदर हैंड इंग्लिश में जो सिनोनिम्स एंटोनियम्स से बहुत टफ थे, कॉम्प्रिहेंशन इजी था, बाकी प्रपोजिशन में से 2-3 क्वेश्चंस थे। ओवरऑल इंग्लिश काफी इजी था। और सर मुझे एक क्वेश्चन एग्जैक्ट याद है, cos 5 π/12, तो आगे चल के इसको भी सॉल्व भी कर लेते हैं भैया। cos 5 π/12 यानी कि भैया सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपके पास आ रहा है cos का cos 5 टाइम्स ऑफ π/12, तो भाई कैसे सॉल्व करोगे उसको, सिंपल आप डिग्रीज में कन्वर्ट करवा लो। तो 5 π/12 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारे पास सिंपल तरीके से 180/π के, तो पाई से पाई कट गया, आपके पास सिंपल 6 2 is 12 एंड 6 3 is 18, 0 का 0, फिर 2 1 2 एंड 2 15 is 30, तो 5 into 15 कर दीजिए आपके पास। सिंपल तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 into 15 अगर आप करते हो तो इट शुड बी इक्वल टू अल्लाह भला करे 75, हाँ 75। तो cos 75 डिग्री पूछा हुआ था, कोई मसले की बात नहीं है, cos 75 डिग्री पूछा हुआ था, तो cos 75 क्या होगा भाई, देखो हमारे पास दुनिया में cos 60 बराबर होता है किसके, cos 60 बराबर होता है 1/2 के, और cos 90 बराबर होता है किसके, 0 के।
तो cos 75 इसके दरमियान में लाया कर रहा है ना भैया, तो जाहिर सी बात है 0.5 और 0 के दरमियान का आंसर होगा, जो भी होगा ऑप्शन में से चेक कर लोगे। क्या मुश्किल है इसके अंदर भाई, अप्रोक्सीमेशन पे सॉल्व होगा। एक और क्वेश्चन था भाई, इफ अ बॉडी रोटेटेड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 देन हाउ मच वर्क इज डन ऑन द बॉडी। फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ द लिमिट 0 और आपके पास अपर लिमिट 1 आ रही है, x इंटू अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस का 1, तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है x इंटू रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस का 1। ये तो आपके पास सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, 0 है 1 है और dx है भाई, ये हमारे पास इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई हो रहा है सेक इनवर्स वाला, कि भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल, ये बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय a और आगे आता है सेक इनवर्स का सेक इनवर्स x डिवाइडेड बाय a प्लस c के बराबर। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे पूछा जा रहा है हमारे पास, मगर ये डिवीजन में है, अब ये हाँ डिवीजन में होना चाहिए, ये डिवीजन में एग्जिस्ट करना चाहिए, बट अगर डिवीजन में नहीं है, अगर ये डिवीजन में नहीं है तो फिर सॉल्व कैसे करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे अगर तो सिर्फ ये क्वेश्चन आ रहा है तो फिर आप पहले स्क्वायर रूट को रिमूव करोगे, स्क्वायर रूट जब रिमूव हो जाएगा तो पावर में आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव का हाफ इंटू एक्स का एक्स इंटू डी एक्स। अब सिंपल पावर फॉर्मूले को अप्लाई करके सॉल्व कर लोगे, बेस का बाहर डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, बेस मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है तो उसका डेरिवेटिव 2x होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहले लेकर आओगे और अब फाइनली यहाँ पे अपना इंटीग्रेशन की पावर फॉर्मूले को अप्लाई कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास सिंपल पावर में एक इजाफा ऊपर तो हाफ प्लस का 1 3/2 ऊपर भी आएगा और एक दफा उसको नीचे भी लिखोगे, तो भाई सिंपल तरीके से फिर आप अपनी लिमिट्स को अप्लाई करने के ऊपर जाओगे, एंड में आप जाके लिमिट्स को अप्लाई करोगे, फाइनली सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो सिनोनियम से मिटिगेटेड, इम्प्लिसिट, एलिविएटेड या क्लॉसल, आपके पास ये सारे सिनोनिम्स वगैरह आ रहे थे। कॉनिक सेक्शन, अच्छा एक और बच्चे ने अपने क्वेश्चंस को शेयर किया कि भाई कॉनिक सेक्शन के अंदर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम द एसेंट्रिसिटी ऑफ द अर्थ, 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट कॉनिक सेक्शन से आए थे, कैलकुलस क्वेश्चंस वर एज देयर, स्पेशली डेरिवेशन, इंटीग्रेशन नॉट एज मच, सेम फॉर द लिमिट्स नॉट दैट मेनी क्वेश्चंस, सीक्वेंस सीरीज इज आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। Today, one MCQs of physics if energy is 0.1 MeV, then what will occur? Photoelectric effect, quantum effect, pair production, none of these. Math. अब देखो बेटा यहाँ पे जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है कि भाई cos इंटू कॉस इनवर्स पाई बाय 2 का क्वेश्चन आया हुआ था। किसका क्वेश्चन था भाई? cos इंटू कॉस इनवर्स पाई बाय 2। तो cos इंटू कॉस इनवर्स पाई बाय 2। अब एग्जामिनर कह रहे हैं इसको सॉल्व करो, तो भाई cos इनवर्स की डोमेन क्या होती है? cos इनवर्स पाई बाय 2 आप सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। cos इनवर्स पाई बाय 2 की डोमेन क्या होती है? -1 से लेके +1 के दरमियान, -1 टू +1 होती है। तो पाई बाय 2 क्या होता है? पाई होता है 3 आपके पास 3.12 के अराउंड और डिवाइडेड बाय 2, तो ये अराउंड 1.5 1.6 के अराउंड का नंबर बनेगा ना पाई बाय 2 का। तो ये तो आपके -1 + 1 की रेंज से बाहर आ रहा है, इसके यानी कि इस पर्टिकुलर उससे ही बाहर है, इस पर्टिकुलर पूरी रेंज से। तो इसका मतलब ये तो सॉल्व ही नहीं कर सकते, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर cos 180 - थीटा किसके बराबर होगा? ये तो भैया हमारे बच्चों को खुशी से उछलना चाहिए। ये तमाम चीजें आप लोगों को बैच में पढ़ाई भी होती हैं। भाई cos 180 - थीटा क्या होगा, किसके बराबर होगा बेटा? तो सिंपल तरीके से रेफरेंस एंगल देखो कहां का आ रहा है। रेफरेंस एंगल अगर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन का आ रहा है तो cos का cos एज इट इज लिखोगे, और फिर आपके पास जो भी दूसरा एंगल है वो आ जाएगा। 180 - थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos कैसा होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव का cos थीटा इज द करेक्ट आंसर। तो भाई बैच का फायदा ये होता है कि एक एक चीज आपको पढ़ाई गई होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन इफ द बॉडी मूव विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, फिजिक्स का आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड अलोंग द एक्स एक्सिस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फिजिक्स का क्वेश्चन, इसको पढ़ लीजिएगा। नंबर ऑफ टर्न्स इज हाफ, अगर नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास क्या हो जाए, अगर हमारे पास सिंपल तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स हमारे हाफ हो जाए, लेंथ डबल हो जाए, तो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? अच्छा एक और क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा था, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो एक और क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एग्जामिनर कह रहा था cos x अगर बराबर है 1/2 cosec x के, तो बताइए 0 से लेके 2 पाई के इंटरवल के ऊपर अगर ये मौजूद है तो फिर हमारे पास सिंपल x की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे cos का cos एज इट इज, 1/2 का 1/2 एज इट इज, cosec बराबर होता है किसके? cosec बराबर होता है 1/sin x के, सही है ना भाई? दोनों टर्म डिवाइड हो रही है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ sin x इंटू cos x इक्वल टू के बाद 1। तो 2 टाइम्स ऑफ sin x cos x क्या होता है? ये बराबर होता है आपके पास sin 2x के। तो sin 2x की वैल्यू यानी कि बराबर है किसके? 1 के। अगर आप इसको अब सॉल्व करने के ऊपर जाओ, कैसे करोगे सॉल्व? तो भाई साइन यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरी तरफ जब जाएगा तो आपके पास जाहिर सी बात है इनवर्स की फॉर्म पे जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1। और हमें पता है कि साइन इनवर्स 1 क्या होगा? साइन इनवर्स 1 आपको कहां पे मिलता है? पाई बाय 2 के ऊपर मिलता है। साइन इनवर्स 1 आपको कहां पे मिलता है? सिंपल तरीके से पाई बाय 2 के ऊपर मिलता है।
यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास π/4 के बराबर। अब चूंकि उसने कहा था कि 0 से लेके 2 के इंटरवल के ऊपर सर्च करना है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भैया आपके पास x की वैल्यू जो आ रही होगी ये बराबर है किसके, π/4 के प्लस पाई एन के, यानी कि भैया आपके पास कोई भी जो इसके अंदर एक्सटेंडेड आपकी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हो, तो यानी कि π/4 प्लस एनी एक्सटेंडेड पर्टिकुलर वैल्यू अगर 0 से लेके 2 पाई के इंटरवल के ऊपर हमें जाना है, तो इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। लेट मी नो व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर। अगेन डिपेंड करते हैं ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या क्या आ रही है, मगर सॉल्यूशन इसका इसी पैटर्न के ऊपर हो रहा होगा। एक और क्वेश्चन में बच्चा बता रहा था कि सर बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन था। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन के बेटा हम लोगों ने कल भी क्वेश्चन देखे थे, तो ये अब आप खुद से सॉल्व कर सकते हो कि 1.01 की होल पावर में अगर 10 आ रहा है तो भाई कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप पहले ब्रेक करोगे 1 प्लस 0.01 की फॉर्म पे, पावर में 10 है, तो यहाँ पे सिंपल बाइनोमियल उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, n कॉम्बिनेशन 0 a की पावर n माइनस 0 इंटू b की पावर 0, फिर प्लस के साइन के बाद n कॉम्बिनेशन 1 a की पावर n माइनस का 1 इंटू b की पावर आपके पास सिंपल 1। तो आपको थर्ड स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं है, खाली 2 के ऊपर ओपन करो, चेक कर लो। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी बाइनोमियल उसके ऊपर आ रहा है एक्सपेंशन के ऊपर, 1.03 की पावर 5, ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली कल की क्लास के अंदर पढ़ा था। 1.03 की पावर 5 को कैसे सॉल्व करोगे, सेम पैटर्न के ऊपर 1 प्लस 0.03 की होल पावर 5। तो भैया ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका आ गया सिंपल तरीके से n। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्या फॉर्मूला होता है भाई, सिंपल पैटर्न के ऊपर अपने फॉर्मूले को अप्लाई करने के ऊपर जाओगे तो फॉर्मूला होता है n कॉम्बिनेशन 0 फिर a की पावर n माइनस का 0। भाई इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि मैं कोई बहुत मुश्किल बात कर रहा हूँ, भाई सिंपल बाइनोमियल सीरीज का जो आपके बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करोगे ना, n कॉम्बिनेशन 0 a की पावर n माइनस का 0 इंटू b की पावर 0, फिर आगे क्या होता है n कॉम्बिनेशन 1 इंटू a की पावर n माइनस का 1 इंटू b की पावर 1, फिर इस तरीके से चलता जाता है। तो आपने खाली 2 तक ओपन करना है क्योंकि ये छोटा नंबर है, तो ये आगे जाके क्या हो जाएगा, वो आपके पास बहुत ही छोटा होता जाएगा, तो इसलिए आपको इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, खाली आप विद इन 2 के ऊपर फॉर्मूला ओपन करवा के चेक कर सकते हो। अच्छा नेक्स्ट देखो हमारे पास जो एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भैया ये कैलकुलेट करके बताइए कि भाई समेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर k फ्रॉम 0 to 1 इज अ कन्वर्जिंग और नॉट। यानी कि देखो आपको समेशन क्या गिवन है, आपको एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रहा है 0 से लेके 1 का, और एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर में k। तो भाई जाहिर सी बात है 0 से लेके 1 पे अगर जा रहा है ये तो सिंपल पैटर्न पे सॉल्व होगा, समेशन का मतलब होता है सम। तो अगर इनिशियल वैल्यू मेरे पास आ रही है 0 की, तो एक दफा 0 आ गया, फिर प्लस के साइन के बाद 2 डिवाइडेड बाय 3 पावर में 1 आ गया, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 0, दुनिया में किसी भी टर्म की पावर अगर 0 1 के बराबर होता है, प्लस का 2/3 सिंप्लीफाई करोगे ऐड करोगे तो ये तो आपके पास एक प्रॉपर आंसर आ रहा है, तो 5/3 आ जाएगा। तो कभी भी दुनिया के अंदर अगर आपके पास फाइनाइट सम आ जाए तो वो कन्वर्जेंट सीरीज नहीं, कन्वर्जेंट सम नहीं है, तो ये तो कन्वर्जेंट सम तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर तो एग्जामिनर आपसे ज्योमेट्रिक पैटर्न पूछ रहा है तो वो कन्वर्जेंट जरूर हो सकता है, क्योंकि 2/3 1 से छोटा है, 2/3 1 से छोटा होता है। तो अगर तो एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि भैया तुम्हारे पास यहाँ पे ये जो ज्योमेट्रिक पैटर्न है वो कैसा है, तो वो आर की वैल्यू अगर तो पूछ रहा है कि ज्योमेट्रिक पैटर्न, तो वो तो कन्वर्जेंट है क्योंकि 1 से छोटा है, बट ओवरऑल सम जो आ रहा है वो फाइनाइट आ रहा है, तो इसका मतलब क्योंकि सम फाइनाइट है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट की तो नहीं मेरे पास बन रही। तो अगेन डिपेंड करता है क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूछा हुआ क्या था, इज कन्वर्जिंग और नॉट, सम इज कन्वर्जिंग और नॉट। अगेन ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बट अगेन दोनों सूरतों में आंसर आपको मालूम हो सकता है। अच्छा समेशन का सेम तरह का क्वेश्चन था, बट आपको सम कैलकुलेट करना था, तो बेसिक चीज है फिर तो। कांस्टेंट टेम्परेचर अफेक्ट करता है प्रेशर को अगर हाफ हो जाए। अनदर सिमिलर एमसीक्यूज था वर्क के रिगार्डिंग क्वेश्चन, एमसीक्यूज देखो बहुत सारे आ रहे हैं फिजिक्स के अंदर। तो ये सेकेंडली अगर नस के नेट नंबर 2 की तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं करी है तो नस के नेट नंबर 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, यू आर ऑलरेडी टू मच लेट। हमारा जो पहला बैच स्टार्ट होता है अगस्त में होता है, अगस्त के बैच के लिए बच्चा ऑलरेडी जून जुलाई से रजिस्टर करवा के बैठा होता है, तो आप अभी नवंबर के एंड में बैठे हुए हो, तो भाई इससे ज्यादा लेट नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा नेट 2 की तैयारी के लिए जिसमें नेट्स के नेट नंबर 2, नेट नंबर 3, नेट नंबर 4, इसके अलावा फास्ट, जीआईके, यूईटी, कॉमसेट्स, एनईडी, मेहरान, आईबी, इन सब की तैयारी का बैच अभी स्टार्ट हो रहा है। सही है, अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो नस बिजनेस स्कूल हो गई, आईबी हो गई, लम्स हो गई, लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स हो गई, या अगर आप नस अप्लाइड साइंसेस में अप्लाई करें तो तमाम मेडिकल कॉलेजेस हो गए, और साथ साथ नस अप्लाइड साइंसेस के एग्जाम्स हो गए, सबकी तैयारी, नम्स की, एक्यू की तैयारी हम उसमें कवर करवा रहे होंगे। तो ईकेट के बैचेस अलग होते हैं, नेट के बैचेस अलग होते हैं, बीकेट के अलग होते हैं, एमडीकेट के अलग होते हैं। देखो बैचेस का खास बात क्या है जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल रही होगी, आपको यूट्यूब के ऊपर कोई गाइड नहीं कर सकता, आपको ना वहां पे कोई टेस्टिंग आपकी हो रही है, ना आपको कोई प्रैक्टिस जोन आपको मिल रहा है। जो फीचर्स आपको हमारे बैचेस के अंदर मिलते हैं वो आपको पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकते, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। उसके पीछे रीजन है कि भाई बैचेस के अंदर एक तो आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, और ये लाइव क्लासेस एक टीचर नहीं दे रहा। आप पाकिस्तान के क्या दुनिया के किसी इदारे में भी जाओगे ना,
वहां पे नॉर्मली एक सब्जेक्ट का एक टीचर मिलता है। हम लोगों ने पहली दफा इस चीज को चेंज किया, हमने आपको लाइव क्लासेस मल्टीपल टीचर्स की प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि कंप्लीट वीक के ऊपर आपकी क्लासेस मौजूद हैं। प्रोफेसर आफ्ताब आपको अलग मैथ्स पढ़ाएंगे, प्रोफेसर हाशिम आपको अलग पढ़ाएंगे। सही है, प्रोफेसर हाशिम की अच्छी लगती है, प्रोफेसर आफ्ताब की ले लो, मुझे किसी खाते नहीं लाते, प्रोफेसर आफ्ताब साहब की ले लो, ही इज अ लेजेंड। सही है, सेम गोज फॉर द बायोलॉजी, सेम गोज फॉर द फिजिक्स, सेम गोज फॉर द केमिस्ट्री, सेम गोज फॉर द एवरी सब्जेक्ट। इधर यूर प्रिपेयरिंग, तो आप किसी भी विषय की तैयारी करने के लिए आ रहे हो, हर चीज अगर एक सिनेरियो है कि लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को कंप्लीट कोर्स कवर होता है, और ये कंप्लीट कोर्स स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हो रहा है। पाकिस्तान का वाहिद एडटेक इदारा जो स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है ना भाई, आजकल लोग हमें कॉपी करके इस्तेमाल कर रहे हैं मगर किसी काम का नहीं है उनके। खैर, लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट हो रही हैं, और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। और ये लाइव क्लासेस जो होती है आप सिर्फ हमारे LMS पोर्टल के जरिए ज्वाइन कर सकते हो। ये तो आजकल के जो बच्चे होते हैं भाई, ये जूम शूम पे पढ़ा रहे होते हैं। हमारा अपना पोर्टल है, LMS पोर्टल है, उसके ऊपर आपको तमाम की तमाम लाइव क्लासेस वहीं से ज्वाइन करते हो, उसको ID पासवर्ड मिलता है। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसका ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग आपको हमारे पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाती है। सेकंड नंबर के ऊपर, जो भी क्लास के अंदर कंटेंट कवर होता है उस टॉपिक का हम लाजमी तौर पे आपको उसका प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। जो भी टॉपिक कवर होगा उसका प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, एंड फिर विद इन 2 वीक्स के अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। यानी कि भाई हर सब्जेक्ट के दो प्रोफेसर तो हैं, फिर एक तीसरे प्रोफेसर है जिनका काम ये होता है कि आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना प्रैक्टिस मटेरियल का। फॉर एग्जांपल सर हाशिम ने या सर आफ्ताब ने नंबर सिस्टम्स को पढ़ा, अब नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस शीट में कोई 300 क्वेश्चंस है, टॉप के 300 क्वेश्चन, अगर आपने वो 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, मैं गारंटी देता हूं कि 10 में पोजीशन लेकर आओगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि पोजीशन ना ला सको। सही है, तो 300 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर, उन 300 क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी है, कहीं पे फंसते हो तो उनको कर लो। सही है, उसके अलावा एक और सबसे खास बात कि फिर आपका हर वीक टेस्ट कंडक्ट होगा। जो भी टॉपिक आपका कवर होगा, चाहे प्रोफेसर आफ्ताब से पढ़ो, प्रोफेसर हाशिम से पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ, तो उसका टेस्ट कंडक्ट होगा और उस टेस्ट का भी वीडियो सॉल्यूशन होता है। और टेस्ट प्रॉपर टेस्ट, देखो तैयारी कहीं से भी कर लोगे, बट अगर टेस्टों को नहीं दिया, प्रैक्टिस जोन्स को अटेम्प्ट नहीं करा, तो कुछ नहीं कर सकते आप। तो भाई टेस्टों के अंदर खास बात क्या है, टेस्टों को भी वीडियो सॉल्यूशन मिलता है, टेस्ट में प्रॉपर टाइमर लगा हुआ होता है। आप उस प्रेशर को फेस करते हो, उस प्रेशर को फील करते हो जो आप नस के अंदर जाके अटेम्प्ट कर रहे होते हो, नस के अंदर जाके आप फेस करते हो। अब जो बच्चा कहते हैं नस में जाके वॉमिट हो गई, सर नस के अंदर तो मुझे वॉमिटिंग हो गई थी। भाई वॉमिटिंग क्यों हो गई थी पेपर के दौरान? क्योंकि आपने उस प्रेशर को कभी फील ही नहीं करा। जब तक आप अपने घर पे सीरियस होकर नहीं बैठोगे, आप कोई स्टॉप वॉच सामने नहीं रखो, हमारे वैसे टेस्टों के ऊपर टाइमर लगा हुआ होता है, तो आपको प्रॉपर्ली प्रेशर फील करते हो आप। इसके अलावा आपके मल्टीपल टेस्ट होते हैं भाई, मॉक टेस्ट आपके, वीकली टेस्ट आपके अलग होते हैं, FLPs यानी कि फुल लेंथ पेपर्स आपके अलग होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट आपके अलग होते हैं। इसके अलावा आपके पास सिंपल तरीके से GTs आपके अलग होते हैं। तो ये तमाम फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। और इसके अलावा अब आप सोच रहे हो कि सर चले सर एक सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, एक आपके पास तीसरे प्रोफेसर हैं जिनका काम टेस्टों का सॉल्यूशन क्रिएट करना, वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना, प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना है। तो सर इतना सारी चीजें नहीं, इसके अलावा भी एक चीज है कि भाई आप लोगों की प्रॉपर्ली लाइव डाउट क्लासेस अलग होती हैं, यानी कि भाई कोर्स की लाइव क्लासेस अलग हैं। इसके अलावा हफ्ते के 3 दिन हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लास, जो तीसरे हमारे प्रोफेसर है ना उनसे भी मुलाकात करने को मिलेगी, वो है प्रोफेसर हसन। प्रोफेसर हसन से क्या काम होगा भैया, वो आपकी लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करेंगे सब्जेक्ट की। फिजिक्स के अलग टीचर होते हैं, मैथ्स के अलग होते हैं, केमिस्ट्री के अलग होते हैं, हर सब्जेक्ट के, यानी कि जिस सब्जेक्ट के अंदर हो वो लाइव डाउट क्लास आपकी अलग होती है। सर बस यही नहीं, उस लाइव डाउट क्लास में आप अपने क्वेश्चंस को, आप कोई प्रैक्टिस मटेरियल, दुनिया का कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर लो, नीट का, जीट का, NET का, NED का, मेरान का, IBA का, MD कैट का, कुछ का भी, तो आप अपनी लाइव डाउट क्लास के अंदर उसको क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में फंसा रहा था मैं। अब आप सोच रहे हो सर बस यही नहीं, इसके अलावा भी एक और चीज है। इसके अलावा आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो होते हैं, उन प्रॉपर ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर हमारी डाउट टीम अलहदा होती है। ये जो डाउट टीम होती है ये टोटली अलग है। ये इस डाउट टीम का पर्पस क्या है, आपको जो सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास होते हैं एक फीचर डाउट टीम का, यानी कि यहाँ पे जूनियर टीचर्स होते हैं। जैसे मैथ्स के अंदर जूनियर टीचर अलग है, मिस राफिया है और मिस इकरा है शायद से। तो द पॉइंट इज दैट कि मैथ्स की डाउट टीम अलग होती है, फिजिक्स की डाउट टीम अलग होगी, अब्दुल मोइज है वहाँ पे और एक और बंदा है। इसी तरीके से केमिस्ट्री की डाउट टीम अलग होती है, इंग्लिश की डाउट टीम अलग होती है, बिजनेस मैथ्स की, जनरल मैथ्स की जो नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनकी डाउट टीम टोटली अलग है, टोटली उनके अलग है, उनकी सैयद बिलाल साहब की डाउट टीम है। तो पॉइंट इज दैट कि भाई ये 4 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। कोई इदारा अगर तुम्हें इतनी मिनिमल फीस के ऊपर इस तरह की क्वालिटी और इस तरह की फीचर्स प्रोवाइड कर दे, मैं तो कहूंगा भैया हमें बताना, हम भी वहां जाके पढ़ाने को तैयार हो जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो भाई ना सिर्फ बैच के अंदर लाइव क्लासेस होंगी, बल्कि अच्छा ये लाइव क्लासेस कंप्लीट वीक पे भी होती हैं, वीकेंड पे भी होती हैं, वीकडेज पे भी होती हैं। यानी कि भाई
चूंकि आपको हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, तो एक प्रोफेसर की क्लासेस वीकडेज पे होती हैं, एक की वीकेंड पे होती हैं। तो अगर कोई बच्चा दोनों को लेना चाहे, अगर आप नेट 2 तक कोर्स कवर करना चाहते हो तो आपको दोनों की क्लासेस को लेना होगा, तो हम आपको दोनों की क्लासेस को प्रेफर करेंगे। अदरवाइज अगर कोई बच्चा अकेडमी जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, वो कहता है मैं वीकडेज में बिजी हूं, तो आप सिर्फ वीकेंड वाले प्रोफेसर की क्लासेस को ले सकते हो हर सब्जेक्ट के अंदर, सही है। इसके अलावा आप लोगों को जो भी क्लास में कंटेंट कवर होगा उसका प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा, उसका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा टेस्ट आपके कंडक्ट होंगे, टेस्टों का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा आपके बेतहाशा मॉक टेस्ट है, एफएलपीज है, कोर्स कन्वर्जन है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं तो फास्ट की तैयारी कर रहा हूं, अब फास्ट का टेस्ट तो बहुत एंड के अंदर है, मैं तो नस का नेट नंबर 4 दूंगा सिर्फ, तो आप इंतहाई गलत उसके अंदर हो। अगर आपको नस का नेट नंबर 2 या नेट नंबर 4 भी देना है तो भाई आप अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे। एक डफर बच्चे में, एक एवरेज बच्चे में और एक अच्छे बच्चे में डिफरेंस यही होता है। एक जो डफर बच्चा होता है ना, वो तो खैर तैयारी एंड में जाकर स्टार्ट करता है, उसको पता ही नहीं होता। एक एवरेज बच्चा जो होता है ना, जो घर वालों के प्रेशर के ऊपर कुछ सोच रहा होता है, उसके जहन में होता है कि शायद जो है ना पेपर से 2 महीने पहले तैयारी करनी होती है। और एक अच्छा बच्चा वो होता है जो तैयारी पहले स्टार्ट करता है। उसके पीछे रीजन क्या है? एक एवरेज बच्चे को लगता है कि कोर्स सिर्फ कवर करना है, हालांकि इंतहाई गलत चीज है। अगर आप सिर्फ कोर्स कवर करोगे, आप कभी भी अच्छा ना परफॉर्म करना तो बहुत दूर की बात है, आप टेस्ट पास भी नहीं कर सकते। आपको ना सिर्फ कोर्स एक दफा कवर करना है, बल्कि कोर्स को मल्टीपल टाइम्स कवर करना है। दैट्स द रीजन कि हमारे बैचेस की यूएसपी क्या है भाई, हमारे बैचेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। नेट 2 के लिए होगा, नेट 3 के लिए होगा, नेट 4 के लिए होगा, फास्ट के लिए होगा, जीआईके के लिए होगा, यूईटी के लिए होगा। जो उन यूनिवर्सिटीज के इंडिविजुअल सब्जेक्ट होंगे वो भी आपको अलग से मिलेंगे। आपको अलग से कोई पैसे नहीं देने होते, कोई फीस नहीं देनी होती। बताने का मकसद है कि बैचेस के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। किसी भी इदारे में आप जाओगे ना, वो जो फीस लेते हो 3 महीने 4 महीने के लेंगे, एक दफा जब बैच खत्म हो गया वो दोबारा रिवाइज नहीं करवाते। हमारे बैचेस के अंदर फायदा क्या होगा, अगर आप अभी आते हो तो उसके बाद भी जितने बैचेस होंगे आप उसका हिस्सा ही बन रहे हो, कोई मसले की बात नहीं है। सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों को प्रॉपर्ली एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस मिलता है, कोऑर्डिनेटर का एक्सेस मिलता है। कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या होता है कि भैया कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, अपना टाइम टेबल डिजाइन करवाना है, कोऑर्डिनेटर इसके लिए है। मुझे बता दो पाकिस्तान के किस इदारे के अंदर कोऑर्डिनेटर मौजूद है आपके पास, एकेडमिक काउंसलर मौजूद है। तो बताने का मकसद ये कि भाई मेजॉरिटी इदारों के अंदर तो आपको एकेडमिक काउंसलर तो बहुत दूर की बात है, आपको बेसिक गाइड करने वाला कोई नहीं मिलता। वहां पे नॉर्मली गाइडेंस क्या मिलती है, वहां पे गाइडेंस आपको ये मिलती है कि भैया इंग्लिश का टीचर बैठ के गाइड कर रहा है, या पुलिस वाले उन्होंने बैठ के एकेडमिक काउंसलर बनाया हुआ होता है। भाई हमारे इदारे की खास बात क्या है, यहाँ पे जितने डायरेक्टर्स मौजूद है हमारे इदारे के अंदर, दे आर ऑल दोज पीपल जिन्होंने प्रोफेशनली किसी न किसी फील्ड में काम किया। जो हमारे एकेडमिक काउंसलर हैं सर हंसला बुखारी, खुद पेट्रोलियम इंजीनियर है, उन्होंने एक लंबा अरसा ए लेवल जो लेवल्स को पढ़ाया, एकेडमिक काउंसलिंग करी। इसके अलावा वो खुद पेट्रोलियम इंजीनियर है जो अपनी फील्ड के अंदर रहे, सही है। हमारे डायरेक्टर के अंदर एक और डायरेक्टर है साद वकार, ही वॉज द मैनेजर इन दी ओरेकल, दुनिया की सबसे बड़ी ईआरपी की फर्म है भाई, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की, कभी सर्च करिएगा। बिलाल जिया वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी का डीएम था जो अपनी जॉब छोड़ के काम करने के लिए बैठे। तो हमारी कंपनी के अंदर ये तमाम लोग बैठे हुए हैं। मैं अपना तारुफ ही करवाता, गलती से छोटा मोटा इंसान हूँ। अमेरिका से मेरा एक मास्टर्स रहा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से 100% स्कॉलरशिप के ऊपर। इसके अलावा मेरा एक और जो बैकग्राउंड रहा वो GlaxoSmithKline का रहा, दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी का। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी की बुनियाद डाली। हम समझते हैं कि भैया जो इंसान एप्टीट्यूड की तैयारी कवर करवा रहा है उनका खुद कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉर्पोरेट साइड के ऊपर, क्योंकि आप जब बच्चे को यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करवा रहे हो, कल को ये बच्चा इस जॉब साइड पे जाएगा तो जॉब सेक्टर के ऊपर कौन गाइड करेगा? जिसको खुद अरब बे नहीं आती, जो सुबह बैठ के फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, शाम में केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, रात में उर्दू। मैंने ऐसे टीचर्स भी देखे हुए हैं। That's not the case. So the point is that कि भाई हमारी कोशिश ये होती है कि इस कौम के बच्चों को बता सकें कि भाई आप किसी भी इदारे को सेलेक्ट करो, आप खुदारा ये चीज समझ के सेलेक्ट करो कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो। ये चीज हमेशा आपने जहन में रखनी है। खैर लंबी बहस है, तो बताने का मकसद है कि हमारे पास आपको तमाम फीचर्स मिल रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। तो हमारा न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है, इसमें तमाम चीजों को कवर अप करवाएंगे।